चलो देखो, एंगुलर मोमेंटम मैं बता चुका हूँ। उसके और भी एप्लीकेशन और ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल केस में एंगुलर मोमेंटम को समझ के थ्योरेटिकल पार्ट ओवर करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद बच जाएगा तो वो ये बचेगा कि हम लोग कितना डेप्थ में जा सकते हैं नॉलेज, ताकि हम लोग कोई भी क्वेश्चन आए 24 में जो आया था उसको भी कर लेंगे। तो इसी बेस पे करेंगे ना। अब फिर मैं एक और बात बताऊंगा कि किस तरीके से कोई केस होगा तो हम अप्रोच कैसे करेंगे, जो अक्सर मैं वैसे बात करता रहता हूँ। सो एंगुलर मोमेंटम ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल मोशन। एंगुलर मोमेंटम विथ ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल। हवा का आवाज आ रहा होगा क्या यार? यदि रोटेशनल को कोई चीज़ टफ बनाता है तो वो यही वाला है। चाहे ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल में किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालें। कैसे बंद होगा यार? ये एसी तो चल नहीं रहा है, इसको बंद करते हैं। वहाँ से बंद कर दो तो फिर से मैं याद दिला दूं कि प्योर रोटेशनल बहुत ही सिंपल सा है, जैसे काइनेमेटिक्स होता है वैसे ही है। बस एस की जगह थीटा लिखते हैं, वी की जगह ओमेगा और ए की जगह अल्फा लिखते हैं ना। इतना सिमिलर है, मतलब ग्राफ एवरीथिंग इज सेम, कुछ भी अलग नहीं है, इतना सेम है, इतना सिमिलर है। ये वाला थोड़ा डरावना होता है, हालांकि डरावना नहीं है, मतलब बच्चे बस रियलाइज थोड़ा कम कर पाते हैं। तो इसको मैं ऐसे कहूँगा कि एंगुलर मोमेंटम यदि ट्रांसलेट भी, अच्छा ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल कब कहेंगे? ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल तब कहेंगे जब सेंटर ऑफ मास चल रहा हो, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा हो ना। अच्छा, ये ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल है कि नहीं ये? हाँ, ये ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल नहीं है ये देखो सेंटर ऑफ मास चल रहा है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है। देखो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं होगा ना, देखो ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल है कि नहीं ये? ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल है। अच्छा, सेंटर ऑफ मास चल रहा था, ये दिख रहा था आप लोगों को, और सेंटर ऑफ मास के बाद घूमता वो नहीं दिख रहा था आप लोगों को। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है और ये वाला पॉइंट कैप ऊपर है और ये वाला नीचे है ना। देखो अब सेंटर ऑफ मास ये है, कैप पहले ऊपर था, अब कैप नीचे है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट पाई घूम चुका है, ये पाई 180 डिग्री, तभी तो ऊपर का नीचे हो गया है। तो सेंटर ऑफ मास चल रहा था कि नहीं? सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा था कि नहीं? तो ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल है ये। लेकिन अच्छा, तो ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल लेकर करेंगे तो होगा कि नहीं? होगा, क्योंकि तो वो तो है ही। लेकिन साथ में प्योर रोटेशनल भी है, ये फिक्स है, देखो फिक्स है। और केवल प्योर रोटेशन लेके करेंगे तो भी हो जाएगा। कौन सा ज़्यादा अच्छा है? तो प्योर रोटेशन वाला कर लेना। जैसे मैं कहूँ कि एंगुलर मोमेंटम बताओ, तो दो तरीका लग रहा है इसमें। एक तो सेंटर ऑफ मास का चलना, सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमना, और एक होता है कि प्योर रोटेशनल वाला। तो हम लोग का अंतिम टॉपिक क्या होगा मालूम है? अंतिम टॉपिक होगा
कि क्योंकि हम लोगों के लिए प्योर रोटेशनल आसान होता है, ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल टफ होता है, तो हम लोग अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसमें हम लोग ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल को मोमेंटरली हम लोग प्योर रोटेशनल निकाल देंगे, बाद में देखेंगे। क्योंकि आसान होता है तो वो वाला देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा ना। तो वो तो अंतिम टॉपिक है, इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, IAR बोलते हैं। फिलहाल इसको देखते हैं ना कि ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल जहाँ ज़रूरत होगा उसको, अब हर जगह इंस्टैंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब कई बार ऐसा होगा कि ये वाला करेंगे अच्छा रहेगा, वो तो हम लोग बस एक नॉलेज के तौर पे जानेंगे ना। अब कहीं कहीं ज़रूरत पड़ेगा तो यूज़ भी कर लेंगे, है ना। कम से कम ये जान जाएंगे कि किसी भी ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल को मोमेंटली एक मोमेंट पर पूरे बॉडी को प्योर रोटेशन मान सकते हैं, और अगले ही मोमेंट पे दूसरा एक्सिस होगा, और उसके अगले मोमेंट पे दूसरा होगा, और मानेंगे कि प्योर रोटेशन में है ना। तो L एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए तो क्या लिखेंगे, कहेंगे कि L ड्यू टू ट्रांसलेशनल L ड्यू टू, अच्छा ड्यू टू ट्रांसलेशनल ऑफ CM लिख दें और अच्छा रहेगा ना, COM का ये चाहे CM का ये सेंटर ऑफ मास, ड्यू टू रोटेशनल अबाउट सेंटर ऑफ मास। अब आगे से हम लोग ऐसे ही करेंगे। आपको पता है कि जो मैं एंगुलर मोमेंटम के लिए L लिखा हूं, वो आप कई चीज़ों के लिए लिख सकते हैं। सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, सेंटर ऑफ मास का सेंटर ऑफ मास के अबाउट, कितनी चीज़ों के लिए लिख सकते हैं आप। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए लिख सकते हैं आप, काइनेटिक एनर्जी के लिए लिख सकते हैं आप, किसी पॉइंट की वेलोसिटी के लिए लिख सकते हैं आप एंगुलर मोमेंटम के लिए लिख सकते हैं, सब के लिए लिख सकते हैं आप, एक्सेलरेशन के लिए लिख सकते हैं आप, मतलब सबके लिए लिख सकते हैं कि एक सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेट कर रहा है तो सब ट्रांसलेट कर रहे हैं, और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेट कर रहा है तो सब उसके अबाउट रोटेट कर रहे हैं, जो सबका अलग अलग होगा। ट्रांसलेशनल में सबको सेम मानते हैं, याद है ना। बल्कि और परसेप्शन आपका अच्छा करूं तो ऐसे कहूंगा कि जो ये वाला है ना, ये पॉइंट मास इफेक्ट है, मतलब पूरे को कंसंट्रेटेड मानना है सेंटर ऑफ मास पर, पार्टिकल वाला है ये, और उसके अबाउट साइज बल्ज आउट कर लो, ऐसे कर लो, तो वो ये वाला है इफेक्ट। ये वाला कौन सा वाला है? अच्छा मैं कहूँगा कि सही में एक पॉइंट मास ही है, तो केवल यही वाला लिखना, क्योंकि ये वाला है ही नहीं लग रहा है। कोई पॉइंट मास है, पार्टिकल है, पॉइंट मास है, या फिर केवल ट्रांसलेशनल है। जैसे मैं कहूँ कि ये ट्रांसलेशनल है कि नहीं है, और मैं कहूँ उसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताओ किसी एक्सिस के अबाउट, तो केवल यही वाला नहीं लिखोगे जब वही वाला है तो मतलब पॉइंट मास न भी हो तो क्या हो, केवल ट्रांसलेशनल हो, तो ये वाला लिखना, ठीक है, क्लियर है। तो इसका मतलब पॉइंट मास ट्रांसलेशनल वाला भी इसी में है, प्योर रोटेशनल वाला भी इसी में है, दोनों मिलाकर भी इसी में है, तो यही ऐड किए हैं, ये समझना होगा। ये जो लिखे हैं ना, अच्छा नोटिस करने वाला है सेंटर ऑफ मास लिखा हुआ है, ये बहुत ज़रूरी है ना। मतलब सेंटर ऑफ मास का चलना और सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमने की बात होगी, नहीं तो हम लोग फोर्स लगाएंगे तो हम लोग सूडो फोर्स लेना पड़ता है, गड़बड़ हो जाता है फिर। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट करने में फ़ायदा क्या होता है, क्योंकि उस सेंटर जो सूडो फोर्स लगाते हैं वो सेंटर ऑफ मास पे लगाते हैं, तो फ़ायदा हो जाता है। तो इसका ख्याल रखना होगा। यदि तो इसको कहीं पे भी हम लोग अब यही यूज़ करेंगे, अभी एप्लीकेशन करेंगे, हो सकता है इतने से आपको पता न चल रहा हो।
लेकिन यदि मैं कहूँ कि इसी तरह क्या क्या लिखा जा सकता है, मैं कहूँगा किसी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए ना। कोई चीज़ ऐसे ऐसे चल रही है, चाहे ऐसे करके फेंक दूं मैं, किसी मोमेंट पे मैं कहूँ कि एक पॉइंट की वेलोसिटी बताइए, तो जानते हो क्या लिखोगे? कहोगे किसी पॉइंट की वेलोसिटी, और फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? ड्यू टू ट्रांसलेशनल और ड्यू टू रोटेशनल। ड्यू टू ट्रांसलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में तो सबको सेम ही मानते हैं, तो उसको भी वही मानोगे। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ ना कि इसको ऑफ सीएम लिख दोगे तो भी सही है, क्योंकि ये तो सबको वही मानते हैं हम लोग। इसको अबाउट सीएम लिख दोगे तो भी सही है, ऐसे मतलब वेलोसिटी अबाउट सीएम, सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो वेलोसिटी होगी वो लिख लो, और ये वाला। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जब ये वेक्टर है ना तो वेक्टर एडिशन होगा, और ट्रांसलेशनल है तो, अरे स्केलर है तो स्केलर एडिशन होगा। जैसे काइनेटिक एनर्जी कहूँगी, काइनेटिक एनर्जी बताओ तो स्केलर एडिशन होगा। ऐसे मैं कहूँ किसी पॉइंट की वेलोसिटी बताओ तो वेक्टर एडिशन होगा। एंगुलर मोमेंटम बताओ, वेक्टर एडिशन। अच्छा ये देखो कि जैसे मान लो थोड़ा कठिन जो एडवांस में आता है और कठिन बना दे रहे हैं। इस बार आया था एक बड़ा सा डिस्क है और उसमें एक छोटा सा डिस्क है, और कभी उसमें एक मोटर लगा है, चीज़ें शुरू में रेस्ट में है, मोटर लगा घुमाने इसको। अब बताइए मोटर अंदर में है, पूरे सिस्टम में एक्सेल ये है जिस पे घूम सकता था। अब इमेजिन कर पा रहे हैं, बड़ा डिस्क है दैट इज़ फ्री टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस, पिन पॉइंटेड, और उसी पे एक छोटा सा डिस्क है ना, और उसमें मोटर वोटर लगा इसको घुमाने, मान लीजिए ना। तो यदि ऐसे घुमाएगा तो बाहर से कोई टॉर्क तो लग नहीं रहा है, उसी में जो कुछ है, बड़े वाले डिस्क छोटे वाले डिस्क आपस में इंटरनल है। तो शुरू में एंगुलर मोमेंटम जीरो था, तब हमेशा ही जीरो होना चाहिए क्योंकि टॉर्क तो लग नहीं रहा है। तो क्या करेंगे मालूम है, जब ये वाला डिस्क ऐसे घूमेगा, मोटर घुमाएगा वहीं पे, और चाहे तुम ही बैठ के घुमाओ, मान लो बड़ा सा डिस्क है, तुम बैठे हुए हो किनारे, मोटर हटा दो, तुम बैठे हो, अब पता कि लगे कोई चीज़ नचाने अपना कॉपी लेके ना, ऐसे इमेजिन कर पा रहे हो कि एक बड़ा डिस्क है और वो बाउंडेड है। ऐसा मत करना कि सर डिस्क होगा और उस पर बैठ जाएंगे तो लुढ़क जाएगा मतलब रॉड लगा है, मतलब ऐसे ही घूमेगा, तिरछा नहीं हो सकता ना। इमेजिन कर पा रहे हो, मतलब दैट अलाउज टू रोटेट अबाउट दिस एक्सिस बट नॉट टू टिल्ट इट ना, मतलब वो मुड़ नहीं सकता। और आप किनारे बैठे हुए हैं, सब रेस्ट में था, कोई चीज़ लिए हैं और लगे ऐसे नचाने ना, हाथ से पकड़ के ऐसे नचाने लगे। मालूम है क्या होगा, आप ऐसे नचाए होंगे, ऐसे नाच रहा होगा ये, तो एंगुलर मोमेंटम ऐसे होगा, हाँ, पूरा सिस्टम ऐसे घूमेगा ताकि एंगुलर मोमेंटम नीचे होकर नेट क्या हो जाए, जीरो। क्यों? क्योंकि एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन, बाहर से टॉर्क लग नहीं रहा था। सो ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, बस आपको याद दिला रहा हूँ कि 24 में आया क्या है एडवांस में। तो हम लोग ऐसे ही लिखेंगे कोई भी पॉइंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोई लिखना होगा तो मान लो सही में पॉइंट मास ही है तो यही वाला लिखना, मोमेंट के ही यहाँ वाला ना, तो लिख लो। फिर मैं बोला रिलेटेबल चीज़ें लिख देता हूँ, इसको लिख लो, फिर से याद दिला देता हूँ कि बाकी सब भी कैसे लिख सकते हैं आप। और फिर क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। रोटेशनल पढ़ना मतलब एडवांस की वो सारी चीज़ें बाकी सब्जेक्ट का भी पढ़ना ना, क्योंकि कहीं भी रोटेशनल हो सकता है। आप पता लगा कि फ्लूइड मैकेनिक्स सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे से आता है, रोटेशनल छोड़ देते हैं तो उसमें पूरा भर जाएगा फ्लूइड मैकेनिक्स में। आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारा बहुत अच्छा है,
रोटेशनल छोड़ देते हैं तो उसी में रोटेशनल आ जाएगा। इतना खतरनाक है वो पता भी नहीं चलेगा। खतरनाक मतलब इसका छोटा सा पार्ट भी उसमें आएगा ना, तो अब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको अब समझ नहीं आ रहा है। सब आप लाख फोर्स पढ़े रहिए, पोटेंशियल पढ़े रहिए, पोटेंशियल एनर्जी पढ़िए, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़िए, सब पढ़ लीजिए, लेकिन छोटा सा कॉन्सेप्ट भी इसका ऐड होगा क्योंकि आप छोड़ चुके हैं तो फिर नहीं होगा। तो मैं वो लिख देता हूँ जो इसके नीचे रिलेट करने वाला। जैसे कहते हैं कि सेंटर किसी के अबाउट बताइए तो क्या कहते हैं हम लोग? कहते हैं कि आई सी एम ऑफ सी एम मतलब पॉइंट मास अबाउट सी एम ना, ऐसे करते हैं, प्लस एम डी स्क्वायर। बल्कि मैं कहूँ कि इसको अच्छा ये पहले एक काम करता हूँ, इसे लिखने से पहले कम से कम जो पढ़ रहे हो वो तो लिख दूँ पूरा। ये आर क्रॉस पी सही है, और एम को बाहर ले सकते हैं ना। ये वी की वीसीएम क्या लिखूं बताओ? सही है, मतलब वी था तो भी वीसीएम ही मान के चले थे, अभी वीसीएम लिख दिया तो और क्लियर हो गया क्या? नहीं नहीं वो सेंटर मास वाला ही है। अब प्लस ये क्या लिखूं बताओ? ये वाला आई ओमेगा लिखूं, पर ऑब्वियस वाला ना कि सेंटर मास के अबाउट ना, तो इसका मतलब ये लिख देता हूँ, और फिर इसके सी उसके सेंटर मास के अबाउट लिख लो। ये न्यूमेरिकल करेंगे, वो तो परसेप्शन बनाए थे ना हम लोग, जो ऊपर तो हम लोग ऐसे आइडिया बनाए थे कि ध्यान रखेंगे कि दोनों को जोड़ना है। तो मैं जानबूझ के सेंटर ऑफ मास इस फार्मूले में भी लिख दिया ताकि आपको याद रहे कि ये पॉइंट मास मान कर लिखना है ये वाला, और यदि सही में पॉइंट मास है तो केवल यही है भी बस। यदि पॉइंट मास है तो केवल यही वाला लिखना भी है ना। और केवल प्योर रोटेशन है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, केवल रोटेशन है तो यही वाला लिखना भी है बस। अच्छा ये कभी कभी ऐसा आता है, इमेजिन मान लो, मैं देखा तो नहीं है कि इस तरह का क्वेश्चन HC वर्मा में या किसी में दिया हो, लेकिन हिस्ट्री का सबसे कठिन क्वेश्चन आ चुका है ऐसे करके। एक रॉड ऐसे है, छोटा सा रॉड यहाँ, छोटा सा डिस्क यहाँ पे है, बड़ा सा डिस्क ऐसे घूमता है ऐसे। वो अभी तक का सबसे टफ क्वेश्चन है रोटेशनल का, और उसको मैं करवा दूंगा, लेकिन अभी थोड़ा समझ लें ठीक से, थोड़ा इसको हल्का कर लेते हैं ना। मान लीजिए एक रॉड है और यहाँ पे कोई डिस्क है ना, ऐसे घूम रहा है ना, ऐसे ऐसे टेढ़ा नहीं, वो तो टेढ़ा कर दिया है, तब तो ज़्यादा टफ हो गया है। मान लीजिए ऐसे घूम रहा है ना, इमेजिन कर पा रहे हैं डिस्क। अब क्या करेंगे पता है? कहेंगे सेंटर ऑफ मास पूरे एक पॉइंट मास मान लेंगे यहाँ पर, और इसको ऐसे करके कह देंगे एंगुलर मोमेंटम ऊपर है ना, और जो ऐसे घूम रहा है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो एंगुलर मोमेंटम इधर है, तब तो लिखना पड़ेगा तब इधर ना। समझ में आ रहा है? ये वाला लिखना होगा इसके लिए। इसका मतलब केवल मैग्नीट्यूड नहीं लिख सकते, डायरेक्शन के साथ लिखना होगा। आप मैग्नीट्यूड तभी जोड़ेंगे जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो, और उल्टा हो तो घटा लेंगे, उल्टा हो तो घटा लेंगे, एक तरफ हो तो जोड़ लेंगे, और एरो हटा सकते हैं, और डायरेक्शन अलग से स्टेटमेंट में बता दीजिएगा। लेकिन जब दोनों अलग अलग हो, ऐसे है ना, अलग नहीं लग रहा है आप लोग को, तो जो सेंटर मास के अबाउट घूम रहा है उसका एंगुलर मोमेंटम किधर? इधर। और जो सेंटर मास ऐसे घूम रहा है उसका ऊपर, तो आप कैसे लिखोगे? तो डायरेक्शन के साथ लिखना होगा आई जे के। अच्छा दूसरा ये बताओ कि इस तरह का भी परसेप्शन बनाना होगा। मैं कहूँगा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं ना, जैसे मान लीजिए कोई डिस्क ऐसे घूम रहा है, मैं कहूँगा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं, ठीक है, तो देखते हैं कांस्टेंट है कि नहीं। जब ऐसे घूम रहा था ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास ऐसे घूम रहा था, तो हर मोमेंट पे एंगुलर मोमेंटम ऊपर था, सेंटर ऑफ मास का वाला, इसका ये वाला ना। अच्छा एंगुलर मोमेंटम
चाहे ये हो चाहे वो ये हो, कैसे निकालते हैं याद है ना आप लोगों? सबसे पहले, इससे पहले कि मैं आगे बताऊं, मैं आपको बता दूं, रोटेशनल में बताया हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, रोटेशनल में हमेशा किसी के अबाउट की बात होती है, उसके बिना बात नहीं करना है। मैं कहूँगा कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है कि नहीं, तो आपको बल्कि कहना चाहिए था सर किसके अबाउट बात है ना, तो इसके अबाउट करते हैं जिसके अबाउट रॉड है ना, ऐसे। अब फिर उसके बाद अपने हाथ को लेके फिंगर्स को कर्ल करते हैं, किसको? सेंटर मानकर, जिसके अबाउट पाना है। तो सेंटर मास का निकाले, ये सेंटर है ऊपर, तो आप देखेंगे हमेशा ही ऊपर है। और यदि कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा होगा तब तो कांस्टेंट है ये वाला। लेकिन ये वाला जरा देखिए तो, ये वाला इधर है, यहाँ पे है तो इधर है, यहाँ पे है तो इधर है, तो इसका मतलब ये वाला बदल रहा है, तो सम भी तो बदलेगा ही। कांस्टेंट प्लस बदलता हुआ तो क्या होता है? बदलता हुआ, नेट बदलता हुआ। ये बात कहीं और में भी सोच सकते हो, मतलब कोई दुनिया में कोई चीज़ का एक कंपोनेंट कांस्टेंट हो और दूसरा कांस्टेंट ना हो, तो मैं कहूँगा कि वो चीज़ बताइए क्या है, तो क्या बोलेंगे? कांस्टेंट नहीं है। अब देखे होंगे प्रोजेक्टाइल मोशन में भी ऐसे फेंके होंगे, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी बदल रही है कि नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट है कि नहीं, तो हॉरिजॉन्टल क्या रहता है? कांस्टेंट। वर्टिकल, तो मैं कहूँगा वेलोसिटी क्या है? तो बदलता हुआ। ये बात कहीं और भी कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी वेक्टर क्वांटिटी तभी कांस्टेंट रह सकती है, मैग्नीट्यूड नहीं, तभी कांस्टेंट रह सकती है जब उसके अपने अपने तीनों कंपोनेंट कांस्टेंट हो। दो कंपोनेंट कांस्टेंट और एक तो बदलता हुआ, तो क्या हो जाएगा? बदलता हुआ। मस्ट है ये, कहीं और भी इसको यूज कर सकते हो। और वेक्टर क्वांटिटी, फिर से एक और चीज़ रिपीट कर दूं, वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी की तरह ही देखा करो, मतलब डायरेक्शन का उतना ही इंपॉर्टेंस रखो जितना मैग्नीट्यूड का तुम छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। 9वीं 10वीं में भी पढ़े होगे तो बहुत कम ध्यान दिए होगे, डायरेक्शन को कम आके होगे ना, तो यही हालत है कि आप लोगों से बहुत सारी गलतियां हो जाती होंगी अभी, क्योंकि आपने डायरेक्शन को उतना महत्व नहीं दिया। पढ़े तो होगे पर महत्व कम दिए होगे, है ना, लेकिन आपको इक्वली देना होगा। तो अब हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि किसी के अबाउट हुआ करेगा, है ना, ये दोनों लिखा करेंगे। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसको बस मैग्नीट्यूड के नाम पे प्लस माइनस अलग अलग डायरेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हो सकता है कि प्लस माइनस करना पड़े मैग्नीट्यूड का, या तो एक तरफ होंगे या तो उल्टा होंगे। एक तरफ होंगे तो मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा, उल्टा होंगे तो अच्छा यदि उल्टा डायरेक्शन होगा तो मैग्नीट्यूड घटा देंगे, जबकि यहाँ पे तो जोड़ ही है। ये देखो इस एक्सप्रेशन में तो जोड़ है ना, लेकिन फिर भी कहते ना कि मैं जब वेक्टर शुरू करता था ऐसे कहता हूँ बच्चों को कि ये बताओ कि 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कितना न्यूटन? अब मैं कहता हूँ 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 1 न्यूटन। माइनस अपने से मान ली कि इधर प्लस है उधर माइनस है, 1 न्यूटन ना कहो इधर ना। हालांकि ठीक है, आप भी ठीक हैं, मैं पूछ सकता था कि माइनस क्यों बोल रहे हो, तो आप कह सकते थे कि इधर प्लस माने थे, लेकिन बिना कहे तो नहीं बोल सकते थे आप। सो 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन कहा था, ये वेक्टर में ही होता है क्योंकि डायरेक्शन के साथ आता है। अच्छा 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन 5 न्यूटन। मैं कहूँ कि इधर, तो इधर बीच में कहीं 45 नहीं, 45 का होता है। देखो सभी बच्चे मान के चलते हैं कि कुछ इधर है कुछ इधर है तो बीचों बीच है, जैसे 45 बोल रहे थे, ढेर बच्चे बोल देते हैं। अरे भाई 45 कब मानोगे? जब दोनों बराबर होता है ना, बीच में मानोगे। बल्कि बीच में 45 में नहीं बोलना है, बीच में बोलना है, बीचों बीच। क्योंकि मान लो 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है ना, 60 डिग्री पे, तो बीचों बीच ना। तो वेक्टर बराबर होते हैं तो उनका सम किसके लॉन्ग आता है? बीचों बीच आता है, एंगल के बीच में आता है। लेकिन बराबर होते हैं मैग्नीट्यूड तब ना, हाँ हमेशा थोड़ी करना है बीच में। तो एक चीज़ ये है। फिर इसके साथ में मैं लिख देता हूँ कि किस तरह की बातें और भी होती हैं ना इसे। ये देखो, तो यदि आई की बात करें तो हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं md स्क्वायर। ये कौन सा वाला है मालूम है?
अब प्लस ICM, ये यही वाला है, ये वाला है, ये वाला है, मालूम है आप लोगों को? मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी ऐसे ही मानना है। यदि पॉइंट मास माने तो क्या कहेंगे? md²। इसको CM लिख लें, CM तो लिखा ही है, अबाउट CM है। फिर यदि कोई कहे कि किसी पॉइंट की वेलोसिटी बताइए तो क्या कहोगे? वेक्टर क्वांटिटी है ये, तो क्या कहोगे? VCM प्लस, हाँ, VCM प्लस V विथ रिस्पेक्ट टू CM ना। ठीक है, यही वाला है ये। फिर से और बहुत खतरनाक क्वेश्चन हो सकता है, मतलब पता चला कि जनरली आपके कोर्स में कम दिखता होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सेंटर ऑफ मास इधर चल रहा है, घूम रहा है ऐसे, है ना, घूम रहा है ऐसे, ऐसे घूम रहा है, ऐसे टेढ़ा, ऐसे, मतलब ये तो कम देखने को मिलता है, पर बना सकते हैं, जोड़ना होगा। अब देखिए किस तरीके से दो को जोड़ रहे हैं हम लोग। काइनेटिक एनर्जी देख लो, काइनेटिक एनर्जी फिर से सेंटर ऑफ मास का, और काइनेटिक एनर्जी अबाउट CM, फिर से वही है। इसको चाहे ऐसे भी कर सकते हो, ड्यू टू ट्रांसलेशनल, ड्यू टू रोटेशनल, मतलब आप जैसे मन वैसे याद करिए। बस मैं बताना ये चाहता हूँ कि किसी बल्ज बॉडी, रिजिड बॉडी, डायमेंशनल बॉडी को क्या मान लीजिए? पॉइंट मास, पार्टिकल मान लीजिए ना, और फिर उसको लिख लीजिए, चाहे वेक्टर क्वांटिटी हो चाहे स्केलर क्वांटिटी हो, और फिर इसको क्या मान लीजिए? वो बल्ज आउट ना, फिर डायमेंशनल मान लीजिए, और कहिए इसका प्रभाव क्या है। कितना अच्छा है ये सोचना, कितना अच्छा नहीं लग रहा है कि पॉइंट मास है, पूरा उतना ही मास, तो ये स्थिति है, और अब उसको बड़ा कर लेते हैं, चलने वैसे ही देते हैं, अब उसको बड़ा कर लेते हैं, तो चलने वैसे ही देते हैं, उसको बड़ा कर लेते हैं, घूमने नहीं देते हैं, तब भी वही रह जाएगा। मालूम है आप लोगों को? नहीं आ रहा समझ में? मैं कह रहा हूँ कि एक पॉइंट मास है, कुछ लिखे उसका काइनेटिक एनर्जी लिखे, उसका मोमेंटम लिखे, उसका कोई के हर सेंटर मास की वेलोसिटी लिखे, सब कुछ लिखे, उसको पॉइंट मास से बड़ा मास, मतलब चलते चलते अचानक बड़ा हो गया ना ऐसे। आपको पता है कि सब कुछ अभी भी सेम है, किसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम भी वही है, हर पॉइंट की वेलोसिटी भी वही है जो पॉइंट मास का था, काइनेटिक एनर्जी भी वही है, सब कुछ वही है, तब तक जब तक कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या ना करने लगे? घूमने न लगे। तब क्या किया जाएगा? मैं कह रहा हूँ कि जब बड़ा हो गया तब तो वही था, तो ये जो घुमा रहे हो सेंटर ऑफ मास का, तो अब नया यही ना ऐड करोगे? नया क्यों ऐड कर, कुछ और ऐड करोगे? सोचने में जब दोनों इकट्ठा सोचेंगे तब दिक्कत हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई ऐसे चलने लगे, तब तो रियलाइज ही नहीं होगा ना यार, आपको समझ नहीं आएगा कि एक की वेलोसिटी कैसे निकालें। तो आप ऐसे ही कहेंगे कि भाई एक काम कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास जितने से चल रहा है सबको चला लेते हैं, और उसके बाद घूम रहा होगा तो उसके बाद घुमा लेते हैं, और उसका वेक्टर सम कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ? तो इस तरह का रियलाइज करके कहीं और भी सोचना। और कोई पॉइंट है जिसको लिख सकते हैं? सफिशिएंट? क्वेश्चन किया जाए? ये भी लिख लिया आप लोग, ये भी लिख लीजिएगा फिर से, हालांकि कहीं लिखा होगा आज, फिर से लिख लो। और याद रखना कि हम लोग ऐसे ही सोचेंगे, रियलाइज करेंगे। जब चीज़ें कम समझ में आएंगी तो हम लोग ऐसे ही सोचेंगे। और सबसे टफ टॉपिक, सबसे टफ चैप्टर पढ़ रहे हैं, और जेईई एडवांस वालों का फेवरेट है। मतलब नीट उट का तो मान लीजिए हल्के में सब उड़ जाएगा, है ना? नीट लग रहा है यहीं पे खत्म हो जाएगा क्या? या फिर थोड़ा बहुत यहाँ पे खत्म होगा, लेकिन मिल के तो थोड़ा कम ही होगा ना, ऐसे होगा शायद, पता नहीं। लिख लिए? क्वेश्चन लिखो तो। क्वेश्चन से ज़्यादा आइडिया लगेगा कि मैं
इतनी देर से सब चीज़ें क्या बता रहा था? कुछ लिखो। A uniform disk of mass m and radius r. A uniform disk of mass m and radius r is rolling with constant speed v on ground. Is rolling with constant speed v on ground. Then find angular momentum. Of the disk. Then find angular momentum of the disk about point O, A, B, C, D, E, F, G, करो। GH भी कर लो ना। इस एक क्वेश्चन से तुम्हें पता चल जाएगा कि ट्रांसलेशनल और रोटेशनल को दोनों जोड़ के लिखते कैसे हैं, ताकि तुम हजारों क्वेश्चन कर सकते हो इसके बाद से। कुछ ज़्यादा तक नहीं बना रहे हो? अच्छा, खोज के लिखना पड़ रहा है क्या? ऐसा खोज रहे हो ना कि डी कहाँ है, दिख ही नहीं रहा है बाद में। अच्छा, नहीं यहाँ है क्या?
अच्छा, एक स्टेटमेंट ना मैं छोड़ दिया। आपको मैं बता दूं कि जो नोटिस करने वाला है, हालांकि यहाँ पे दिख जाता वो जो ICM है ना, वो जो एक देखे होंगे सेंट्रम मास का ऑफ CM ट्रांसलेशनल वाला, वो तो इस पे डिपेंड करता है कि किसके अबाउट बताएं। लेकिन जो दूसरा वाला टर्म है वो किसके अबाउट नहीं होता, वो तो सेंट्रम मास के अबाउट ही होता है, अब बस जोड़ना होता है। फिर सुनो एक बार, बड़ा पॉइंट लग रहा है ये। जैसे किसी के अबाउट, जैसे मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, ये इसी में ले लेकर ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि थ्योरेटिकली ऐसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है। मैं कहूँ D के अबाउट बताइए ना, मैं जितना भी OABCDEFGH को लिखा हूँ, जानते हो जब मैं लिखूँगा दोनों का सम तो एक कभी नहीं बदलेगा। कौन सा वाला नहीं बदलेगा? जो LCM वाला, L अबाउट CM वाला था ना, वो बदलेगा ही नहीं, क्योंकि वो इस पे डिपेंड नहीं करता है कि आप किसके अबाउट पूछ रहे हैं। अच्छा पॉइंट है ये। जो दूसरा वाला टर्म था वो नहीं बदलता है, वो इस पे डिपेंड नहीं करता आप किसके अबाउट पूछ रहे हैं। किसके अबाउट पूछने वाली बात केवल कौन सी होती है? एडिशन में। हालांकि सम रहेगा, मतलब वो सेम रहेगा, सम होगा, चीज़ें तो बदलेगी ही उसके कारण। मैं कह रहा हूँ कि एक ठो कांस्टेंट कर रहे हैं, एक ठो बदल रहा है, तब तो बदलेगा ही ना यार। वो तो वाला तो बदल रहा है, पॉइंट मास वाला, तो वो बदलता है। तो अच्छा पॉइंट है ये। मैं हमको लग रहा है कि 18 साल में पहली बार बोल भी रहा हूँ क्या, मैं ध्यान ही नहीं दिया था। तो चलिए लिखिए, शुरू करिए। बल मैं तो कहता हूँ कि एक ठो कांस्टेंट कर ही लीजिएगा आप लोग, सेंट्रम मास के अबाउट वाला रहने देना, उसको मत सोचना तुम लोग। एक बार वो प्लस लिख लो और बाकी दूसरा वाला लिखते रहो, यही है। सारा चलो मैं लिखता हूँ ना, टाइम ओवर। इतना हो सकता है कुछ बच्चे बैठे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या लिखना है। एल अबाउट ओ, देखो तो ये पहला ओ है ना, कुछ छोड़ना मत, एरो मत छोड़ना। मैं तो चाहता हूँ कि एरो लिखते रहेंगे, तो एरो लिखने का मतलब होता है कि एडवांस के लेवल की बात, मतलब सोचते रहना ना, डरना नहीं एरो से, डायरेक्शन से। तो ये ऐसे लिखो कि भाई हम वेक्टर क्वांटिटी लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, और क्या है ना। अब फिर कौन कौन सा कंसीडर करते हुए, फिलहाल तो हम लोग प्लस माइनस से काम चला लेंगे, नहीं तो इमेजिन करो कि डिस्क ऐसे है ना, इमेजिन कर रहे हैं डिस्क ऐसे, और ऐसे नचा के लेके जा रहे हैं, ऐसे, मतलब ऐसे डिस्क नहीं है, डिस्क ऐसे है, ऐसे घूम के लेके जा रहे हैं ऐसे, तो दिक्कत हो जाएगा ना यार। पता है डिस्क को डायमीटर ऐसे ऐसे नचा के लेके ऐसे जा रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो। हालांकि अभी इस तरह का नहीं आया है, लेकिन सोच तो सकते ही हैं। अब बताना एंगुलर मोमेंटम क्या है, तो तब आपको IJ के ऐसे मानना पड़ेगा। अभी काम चल जा रहा है ना, कैसे काम चलेगा बता देता हूँ। ऐसे करेंगे कि प्लेन के बोर्ड के अंदर रहेगा तो प्लस मान लेंगे, बाहर रहेगा तो माइनस, ठीक है। अच्छा ये लिखना भी चाहिए नहीं कि ऐसा ना कि इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज कंसीडर टू बी पॉजिटिव एंड आउटवर्ड इज निगेटिव। तो ये कितना अच्छा चीज़ है कि हम लिख रहे हैं। जितना ही ज़्यादा आप स्पेसिफिक, जितना ही ज़्यादा आप चीज़ों को स्पेसिफाई करते हैं, उतने ही अच्छे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उतने ही अच्छा एक्सप्रेसिव माने जाते हैं, अच्छे स्पीकर माने जाते हैं, कॉन्टेंटफुल माने जाते हैं, नॉलेजेबल माने जाते हैं। और फिर आगे फर्दर जब आप IT में, नीट में कहीं डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो लीड कर रहे होंगे आप, तो लीडरशिप क्वालिटी अचानक से नहीं आती है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि इसको लिखते हैं तो तुम्हें अपने से लिखना है, कंसीडरिंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड इज नोन एज पॉजिटिव डायरेक्शन ना, ऐसे। तो तुम्हारा काम है लिखना, मैं तो ऐसे ही लिख देता हूँ। तो मैं मान के चला तो लिखे तब तो जरा देखो तो ये ओमेगा, अच्छा रोलिंग था तो तब तो यही रहेगा ना यार, V बराबर ओमेगा आर ना, ग्राउंड पे रोलिंग है ये, तो V बराबर ओमेगा आर। अच्छा तो ये चल रहा है, तो ये वाला सेंटर मास के अबाउट वाला कितना होगा, सेंटर मास का वाला लिख लेते हैं ना। तो जब सेंटर मास का वाला है, ट्रांसलेशनल वाला है, तो केवल कौन सा वाला देखोगे, कौन सा पॉइंट, सेंटर ऑफ मास देखोगे। मतलब ये बड़ा सा नहीं देखोगे, मानोगे कि पॉइंट मास है, पूरा मास यहीं पर है और ये V चल रहा है, तो अपने हाथ को ऐसे करोगे, ऐसे,
और इसके अबाउट पूछेगा तो ऐसे, इसके अबाउट पूछेगा तो ऐसे, इसके अबाउट पूछेगा तो, मतलब अपने फिंगर्स को सेंटर मास पर रखना है, उधर चलाना है और किसको सेंटर मान के मोड़ देना है, जिसके अबाउट पाना है। जैसे मैं कहूँगा कि इसके अबाउट बताओ तो यहाँ पे करोगे और ऐसे मोड़ दोगे, ऐसे जो टेंडेंसी है। अच्छा रियली में नहीं मुड़ रहा ये, लेकिन टेंडेंसी ऐसी ही लग रही है कि कोई चीज़ ऐसे है तो ऐसे होना है ना, ऐसे। और यदि इसी लाइन पर यदि कोई पॉइंट है जिसके अबाउट पाना है तब तो जीरो ना, डिस्टेंस ना। अच्छा आप लोगों को ये बताना भूल गया कि जो R क्रॉस P ऐसे माने थे, उसकी जो वैल्यू आती है ना उसे लिखना चाहिए। आपको मन करता है तो लिख भी सकते हैं एक और पॉइंट उसमें, एक और लाइन कि वो MVD परपेंडिकुलर, MVCM D परपेंडिकुलर था। वो लो जो एक पॉइंट था ना ये वाला, बल्कि मैं लिख के दिखा देता हूँ। ये ना कोई अभी कुछ डायरेक्शन के नाम पे ये लिख दूं क्या? इसका मतलब है कोई डायरेक्शन है जिसको हम अभी फिलहाल नहीं लिख पाए ना। और दूसरा वाला ऐसे अबाउट CM, तो ये तो यही वाला है, ये वाला जो MR क्रॉस P लिखे थे, मतलब MR क्रॉस M भी लिखे थे वेक्टर, तो उसी को मैं और थोड़ा आसान लिख दिया हूँ ना। तो लिखे तब ये वाला, जल्दी से बताओ। जिस सेंटर मास को लेकर चलना था, बात करनी थी, वो उसी लाइन पे है ये देखो जीरो, सही है। और प्लस क्या लिखेंगे? ICM ओमेगा CM ना, तो ICM कितना? MR स्क्वायर बाई 2 और ओमेगा कितना? V बाई R। मतलब मैं ओमेगा नहीं दिया हूँ ना, मतलब आपको उस टर्म में लिखना है जैसे मैं V दिया हूँ, R दिया हूँ, यही दिया हूँ ना। तो आप ओमेगा लिख के बैठे नहीं रह सकते हैं, आपको उस टर्म में सब कुछ लाना होगा जो दिया हुआ है, ऐसे। तो ये है, तब आंसर हो गया, इतना ही है। और प्लस है, ये देखो ऐसे सेंटर मास के अबाउट दिख रहा है प्लस, देखो ऐसे घूम रहा है, ऐसे पॉजिटिव माना मैं इसको, पॉजिटिव मानो, अंदर को पॉजिटिव मानो। अब हमको जल्दी से बताओ A के अबाउट बताओ तो सभी लोग। तो अच्छा ये पता चला कि अब ये वाला नहीं बदलेगा, इसी की तो बात कर रहा था यार मैं। भाई वो तो अबाउट CM है तो वो क्यों बदलोगे? वो तो अबाउट CM है ना, तो नहीं बदलेगा, किसी के लिए नहीं बदलेगा। 1000 पॉइंट ले लो, नहीं बदलेगा वो। तो जल्दी से यही वाला बदल के लिखो, और क्या करोगे? हाँ ये वाला तो हो गया, और ये वाला देखो A के अबाउट लिखूं, ये देखो A के अबाउट ना, A के अबाउट बताना है तो हमें पता है कि ये वाला तो ऐसे ही रहेगा क्योंकि ये नहीं बदलता है। आप जब भी कहेंगे A के अबाउट बताइए तो वो तो सेंटर मास के अबाउट तब भी रहेगा। आप कहेंगे P के अबाउट बताइए, H के अबाउट बताइए, तो वो तो सेंटर मास के अबाउट है ना यार, उसको इससे क्या मतलब है कि तुम किसके अबाउट पूछे हो? ऑब्वियस ही बात लग रही है। तो A के अबाउट देखो तो सेंटर मास का, तो सेंटर मास का मतलब सेंटर मास को देखो, अब बल्कि पूरे मास को वहीं कंसंट्रेटेड मान लो, पार्टिकल पॉइंट मास मानो, पार्टिकल मानो, और कहो कि पार्टिकल इधर जा रहा है ऐसे, तो ऐसे जा रहा है, इसके अबाउट बताना है तो इमेजिन कर पा रहे हो, ऐसे ही ना करोगे, इसको सेंटर मान के अंदर प्लस MVD, ये D समझ में आ रहा है लोगों? तो हो गया, और प्लस है। चलो जल्दी से B के अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ, इसके अबाउट बताओ। अच्छा यदि
यदि हम लोग ऐसे करें, देखो एक पॉइंट हो सकता है कि आपको कन्फ्यूजन शायद हो जाए। ऐसे मान लो इकट्ठा ऐसे ना लिखो ना, जो इसको बदल नहीं रह गया ऐसे, तो ऐसे हो सकता है बी के अबाउट मान लो ना, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास का पहले लिखते हैं और कहते हैं कि इसके अबाउट बताना है, तो ऐसे कहेंगे कि भाई ऐसे वेलोसिटी है इधर की तरफ, और इसके अबाउट बताना है तो ऐसे ही बनेगा सेंटर, ऐसे ना, समझ में आ रहा है ऐसे। इसके अबाउट तो आप कहेंगे कि इधर प्लस है, तो इधर प्लस है तब तो सेंटर ऑफ मास वाला माइनस हो जाएगा ना फिर तो यदि तुम चाहते कि नहीं अंदर ही प्लस है, जो माने हुए थे कि उसको हम नहीं बदलेंगे, तो तब तो तुम्हें इसे माइनस कहना होगा ना यार। भाई उसको ना तुम प्लस कहे थे, तो इधर वाला तो अब माइनस हो जाएगा ना। क्लियर हो रहा है? तो तब हम इसको माइनस लिख रहे हैं, तो कितना माइनस लिखे, एम वी डी, ये देखो माइनस एम वी डी, माइनस एम वी डी, और एक घूमने वाला देखो, ये तो प्लस ना, ये तो ऐसे रहेगा, ये तो देखो ना बार बार मैं वैसे लिख रहा हूँ, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये है ओमेगा, दिस इज आई सी एम, बल्कि ऐसे लिख लोगे तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, दिस इज आई सी एम एंड दिस ओमेगा सी एम वी बाई आर, बल्कि ऐसे लिख लो, तुम्हें और ज़्यादा आइडिया लगेगा कि आखिर लिखा क्या हूँ। कई बार तो ऐसा हो जाता है कि लिखे नहीं रहते तो सोचते हैं कि कुल का आ कहाँ से गया, है ना, तो कुछ और नहीं, आई सी एम ओमेगा सी एम है, जिसकी वैल्यू हम लोग जो जानते थे तो वही लिखा हूँ मैं। और फिर से याद दिला दूँ आपको कि यदि आप वी सेंटर मास वाले को प्लस मान लिए होगे तो इसको माइनस लिखना होगा, फिर उल्टा है ना। तो हमको लग रहा है कि सीख गए क्या तुम लोग यार, सब लिख लोगे, ये नहीं लिख पाओगे, ये वाला लिख लोगे। अच्छा जल्दी से तुम लोग एक काम करो, अब सब लिख लो, उसके बाद मैं एक आध और बताता हूँ। सभी लोग लिख लो, तो जो लोग नहीं लिख पाए हैं बाकी सब पॉइंट का, तो उसके बाद तुम लोग लिख लो, तो फिर मैं बताता हूँ ना। इस तरह प्रैक्टिस हो जाएगा ना, तुम लोग का कन्फ्यूजन रहेगा वो भी दूर हो जाएगा, करते समय कुछ कन्फ्यूज भी हो सकते हो तुम। और अंदर को ही प्लस मान लो, इसका मतलब दो चीज़ हम लोगों को, अच्छा जो मैं बोला था कि हम लोगों को रोटेशनल में ध्यान रखना होगा, तो बल्कि दो चीज़ का ध्यान रखना, एक तो किसके अबाउट लिखना है वो वाला ध्यान रखना, दूसरा पॉजिटिव किधर मानेंगे ये तुम्हें मानना होगा। पॉजिटिव किधर माना जाएगा वो भी मानना होगा अपने से। कई बार बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है मालूम है, ऐसे मान लेते हैं कि ऐसे चल रहा है, ऐसे घूम रहा है तो उधर ही प्लस है, ऐसे मान लेते हैं। जो सेंस ऑफ रोटेशन सेंटर ऑफ मास के अबाउट होता है ना, उसको प्लस मान लेते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। मतलब ऐसे घूम रहा है ऐसे, तो अंदर वाले को प्लस मान के लिखते हैं। हमको लग रहा है कि रेफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट शायद इसको लेना है क्या, क्यों कि अच्छा लग रहा है ना, क्योंकि ये वाला तो बदलेगा नहीं, पॉइंट कुछ और भी चूज कर लीजिए, तो क्यों ना इसको मान के, इसको प्लस वाला मान के कहते हैं कि वही वाला प्लस है, तो बाकी सब अपना रहेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट शायद ये हो सकता है, मे बी बाय डिफ़ॉल्ट समझते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट मतलब मेंशन ना हो तो कौन सा प्लस मान के वो ऑप्शन बनाया होगा, है ना ऐसे। तो कई बार इसे बाय डिफ़ॉल्ट कहते हैं, जैसे कहते हैं ना कि बाय डिफ़ॉल्ट हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में एयर रेजिस्टेंस नहीं लेना है, यही होता है ना कि लेते हो, वो तो कहेगा तब न लेते होगे, नहीं कहता होगा तो नहीं लेते हैं। और जबकि सच्चाई ये है कि एयर रेजिस्टेंस होता है, सच्चाई तो यही है ना, लेकिन हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लेते हैं। ओके एनीवे, सो आप लोग लिख ले बाकी सब, कौन सा आप लोगों को नहीं आ रहा लिखूं मैं, हाँ। अच्छा ये बताओ कि एफ के अबाउट लिख पाए, एफ के अबाउट उतना ही है जितना ओ के अबाउट है, क्योंकि वो सेंटर मास का वाला तो जीरो हो गया होगा, उतना ही इसके भी अबाउट है, इसके भी अबाउट है ना। चलो सी के अबाउट लिखते हैं ना, सी के अबाउट लिखिए आप लोग, तो सी के अबाउट माइनस, मतलब ऐसे वेलोसिटी है सेंटर, ये तो ऐसे ना सेंटर मान के बनाओगे, तो माइनस है एम वी डी, सही है ये। क्वेश्चन तो अब ये भी हो सकता है ना कि इस हॉरिजॉन्टल लाइन, अच्छा कैसे कैसे लिखा रहता है, तो एडवांस में बच्चों को दिक्कत होती है, ऐसे कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास से कितनी ऊंचाई पर पॉइंट लें जिसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम जीरो हो, इसका बता सकते हो
सेंटर ऑफ मास से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन पास करे, उससे कितनी ऊंचाई पर कोई पॉइंट लें। कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। तो किसके कितना ऊंचाई पर पॉइंट लें कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो? 0। तो क्या लिखोगे? mvh माइनस mvh अब प्लस ये वाला तो यही रहेगा बराबर 0। तो आंसर तो आ गया। कितना आ रहा है? r/2। अच्छा लग रहा बनाया मैं क्या एक h के बाद 0 आ रहा, फिर रहा होगा। तो ये है। वैसे मैं 100 छोड़ दिया हूँ, नीचे r/2 यहाँ पे लेने वाला है ना। ये भी लिख लो यार, क्वेश्चन में ऐड कर लो। कहाँ तक पहुँचे थे? h तक। hi तो i सेंटर ऑफ मास ना हो जाए, करंट ना हो जाए। p कह लें इसको, p कह लेना r/2। मतलब एक और ऐड कर लो, p और r/2 है। O A B C D E F G H P। तो ये वाला भी निकाल लेना ताकि तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए लिखने की। हाँ चलो अब कौन सा डी वाला बताओ? डी वाला देखिए, डी वाला लिखता हूँ ना। डी वाला तो देखते हैं किसकी, इसके अबाउट बताना है। तो जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला है, घूमने वाला हो, तो वही रहेगा। और इधर ही ऐसे प्लस, अंदर को प्लस माने हैं। देखो यदि ये सेंटर मानोगे और इसका सेंटर ऑफ मास का लिखना है तो ऐसे ही ना बनाओगे। ऐसे चल रहा है तो ऐसे ना, क्लियर हो रहा है? तो प्लस ना अंदर ना mvd कितना बताओ, कितना लिखो? mv और यहां से ना d तो कितना? 3r। तो आप देख रहे हो कि एंगुलर मोमेंटम बदल तो रहा है, पर वो इसलिए बदल रहा है क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन वाले के कारण बदल रहा है। सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला तो वैसे ही रह जा रहा है। ये सब बातें तुम डाइपोल के लिए, पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कहीं पे भी यूज़ होगा ना इधर। अब एक ठो अंतिम कर देता हूँ ताकि ये वाला कर देता हूँ ना। ये वाला आप अपने से लिख सकते हैं। ये वाला थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो सकती है, तो ये वाला जल्दी से लिखो तो मैं लिखता हूँ। लिख लिए हो तो मैं लिखता हूँ ना। देखो तो कुछ बच्चों के लिए दिक्कत हो सकती है ये वाला। जब तुम किसी के अबाउट लिख रहे होते हो और इसका लिखना है तुम्हें, पीछे किसी के अबाउट लिखना है, तुम्हें इसके अबाउट लिखना है, तो क्या करना है मालूम है? तुम एक जो वेलोसिटी है ना ट्रांसलेशनल VCM को तुम आगे बढ़ा लो और पीछे भी बढ़ा लो। इसे जानते हो क्या कहते हैं? इसे लाइन ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहते हैं। क्या कहते हैं? तो पूरा आगे पीछे बढ़ा लो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो बल्कि तुम क्या करो, तुम वहाँ इसको देखो ही मत, तुम यहाँ पे आ जाओ, कहो कि यहीं से सोचेंगे हम, वही वाला है। अब फिर सोचो यहाँ पे कि इसको ऐसे बनाना है। सही है भाई? ऐसे ना सोचोगे, वहाँ से सोचो, हो सकता है थोड़ा दिक्कत हो तुम्हें सोचने में, पर यहाँ पे आके सोचो। यदि कोई यहाँ पे कहता है तो फिर ये वाला है तो फिर डायरेक्शन वही रहने दो। अब ऐसे मत चले आना ऐसे कि ऐसे देखने लगे, मतलब डायरेक्शन वही रहेगा ऐसे। तो फिर ऐसे ही ऐसे ना, तो आगे पीछे कहीं पे भी हो और उस लाइन पे होगा तब तो 0 होगा। तो बताओ क्या, कैसे सोचे, क्या कहें? प्लस कि माइनस? माइनस mvd mv। क्या आप लोगों को समझ में आया ये? तो आपको नहीं लग रहा है कि ये वाला और ये वाला सेम था? सेम था। 0 आया क्या? ये भी 0। अब सोचो कि और कितना डेप्थ किया जा सकता है ऐसे इसी प्लेन में जो एक्सिस पॉइंट माने। तो यदि मैं ये कहूँ कि ये वाला पॉइंट, ये वाला वो पॉइंट्स हैं, प्लेन में पॉइंट्स हैं, है ना। और यदि हम लोग इसको ऐसे कर लें पैरेलल, तो और भी पॉइंट्स कर सकते हैं बाहर में, ऐसे भी। ठीक है, ऐसे तो भी हम लोग उसी तरह से लिख रहे होंगे। तो बदल लो कौन से। अच्छा मान लो पॉइंट यहाँ पे है, तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, तो दिक्कत होगा क्या? ऐसे करना होगा ना, टेढ़ा करना होगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? ऐसे। तो यदि इस प्लेन में पॉइंट्स माने हम, ये वाला, कितने पॉइंट्स इस तरह के हो सकते हैं?
इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स के अबाउट ज़ीरो है एंगुलर मोमेंटम। यदि आप इससे ऊपर गए तो निगेटिव है, यदि इससे नीचे गए तो पूरा पॉजिटिव है। मतलब ये जितना भी पॉइंट कुल बना लीजिए सब क्या है, पॉजिटिव है। सेंटर ऑफ मास वाला भी क्या है, पॉजिटिव है। ये सब भी क्या है, पॉजिटिव है। मतलब इस लाइन के नीचे जितना भी है सब किसी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कितना है, और इसके अबाउट कितना है, निगेटिव, और इस लाइन वाले पे जीरो। क्लियर हुआ क्या? मतलब ये कुछ ज़्यादा ब्रॉड सेंस बता रहा हूँ कि आप लोगों को इस लेवल पे ऐसे सोचना चाहिए कि हम लोग सारे पॉइंट्स की बात कर लिए, बल्कि और कठिन, मैं तो कठिन तक टाइप की बात किया हूँ। ऐसे किया हूँ कि यदि मैं ये वाला पॉइंट लेकर यहाँ पे आ जाऊँ प्लेन में से बाहर, और यहाँ पॉइंट ले लूँ और कहूँ इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम बताइए, नहीं तो सेंटर ऑफ मास वाला तो यही लिखेंगे। लेकिन सेंटर ऑफ मास का वाला कैसे होगा? देखो इस ये वाला पॉइंट ऊपर है ना, तो ऐसे करके ऐसे होगा। ये टेढ़ा समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसे है ना, ये जैसे पॉइंट ऊपर है और यहाँ पे ऐसे है, तो ऐसे करोगे ना यार, प्लेन इसको लेके प्लेन बनाओगे ना, ऐसे होगा ना, ऐसे। क्लियर है? तो अब दिक्कत हो रहा लग रहा है। अरे कल सम करने से नहीं होगा, कुछ कंपोनेंट लिखना होगा ना। टेढ़ा हो रहा है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ ऐसे हो रहा है, जब ये वाला ऐसे पॉइंट ऐसे, तो ऐसे हो रहा होगा ना सेंटर ऑफ मास का वाला, तो एंगुलर मोमेंट तो ऐसे हो रहा होगा ना, ऐसे हो रहा होगा। तो इसके दो कंपोनेंट ना, एक तो इधर वाला, एक तो इधर वाला। तो हम लोग तो केवल इधर वाला ही ना पढ़े थे अभी, इधर वाला कहाँ पढ़े थे अभी? तो लिखना पड़ेगा, कंपोनेंट लिखना होगा अब। और आपको पता है कि यदि आप ये समझ रहे हैं ना, तो जो सबसे कठिन वाला है वो यही वाला है। जो ऐसे जो कर रहा हूँ ना कि आईटी के इतिहास में सबसे कठिन आया है, मतलब 16 शायद बता रहे हैं सब, तो वो सबसे कठिन है। वो लोगों को समझ ही नहीं आता है, टीचर्स को तो समझ नहीं आ रहा है यार, बच्चे कहाँ से करेंगे? तो आपको क्या क्या है करना है पता है? ये ऐसे घूम रहा है ना, तो ऐसे एंगुलर मोमेंटम लिखना है, कंपोनेंट, और घूमने के साथ में वो ऐसे घूम रहा होगा, रोटेट कर रहा होगा, कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी ऐसे लिखना है। एनीवे देखेंगे उसको, तो मैं बता दूंगा। फिलहाल ये समझ में आया? अच्छा, मान लो ये स्फीयर होता तो स्फीयर होता तो उसी स्फीयर के भी इस वाले प्लेन पे ही पूछते, लेकिन क्योंकि वो 3D है तो मैं थोड़ा इधर उधर भी शिफ्ट होकर कठिन बना सकता हूँ। इमेजिन कर पा रहे हैं? इसमें तो हमें डिस्क पे पॉइंट्स का स्कोप उसी प्लेन पे है ना। मान लीजिए ऐसे हो गया, तो कितना खतरनाक है, ऐसे घूम रहा है नहीं? स्फीयर में कितने पॉइंट्स की वेलोसिटी VCM के बराबर होती है बताइए? सॉलिड स्फीयर यदि रोल करे, रोल करना समझते हैं? बॉल को ऐसे रोल कराते होगे तो कुछ V से ट्रांसलेट, V से चल रहा है, तो उस स्फीयर में, अच्छा डिस्क में कितने पॉइंट्स की वेलोसिटी VCM के मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर होता है? वेलोसिटी केवल एक होता है, केवल। और सेंटर ऑफ मास की स्पीड के बराबर कितने पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। बताइए कितने? कैसे मैं बता रहा हूँ, देखिए ये एक मोमेंट पे इसके अबाउट रोटेट करता है, और पता है कितने पॉइंट्स की स्पीड सेंटर ऑफ मास के बराबर होता है? देखिए ये जितने भी पॉइंट्स होते हैं ना किसी भी मोमेंट पे, ये सारे पॉइंट का स्पीड VCM के बराबर होता है। तो यदि डिस्क जब रोल कर रहा है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर कितने पॉइंट्स की वेलोसिटी होती है? केवल उसी की होती है, वेलोसिटी केवल उसी की होती है, वेलोसिटी। और मैं कहूँ उसके मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड, उसी स्पीड के कितने पॉइंट्स की होती है? तो क्यों वेलोसिटी क्यों नहीं समझ में आ रहा है ना? डायरेक्शन तो अलग अलग है यार, ऐसे है ना। अच्छा, स्फीयर को सोचते हैं ना, स्फीयर यदि रोल कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के बराबर कितने की वेलोसिटी होती है?
एक नहीं इनफाइनाइट की होती है। पता है क्यों? क्योंकि जब ये रोल करता है ना ऐसे, तो सेंटर ऑफ मास से ये वाला एक लाइन खींचो ऐसे, सबकी वेलोसिटी वही होती है। सो इमेजिन कर पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? ये वाला भी तो उतना ही होता है, और अंदर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। देखो ऐसे, जैसे आज ऐसे सोचो तो ज़्यादा समझ में आएगा। जब आप एक जगह प्योर रोटेशन करते हैं, ऐसे सोचोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। डिस्क करते हैं, एक डिस्क है, एक प्लेन है, डिस्क है, और सेंटर के अबाउट केवल प्योर रोटेशन ऐसे से करते हैं ऐसे, तो रेस्ट में केवल एक पॉइंट होता है, सेंटर ना। अच्छा, स्फीयर को जब हम रोटेट करते हैं डायमीटर के अबाउट ऐसे, तो जानते हो रेस्ट में कितने होते हैं? इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। तो जो वाला है ऐसे वाला, ऐसे रोटेट कर रहे हो, तो वो तो चलने में भी तो ऐसे होगा। तो जब सेंटर मास की वेलोसिटी जितनी होगी तो इनफाइनाइट की वैसी होगी, बाकी सबकी नहीं होगी, पर इतना तो रहे, उसका तो रहने दो। क्लियर हुआ क्या? ये खैर ये तो ज़्यादा इमेजिनेशन की बात हो गई, ये सब बातें अभी तक तो पूछी नहीं गई हैं, बस याद दिला रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज़ कितनी हैं। अच्छा, ये वाला आप लोगों को समझ में आया कि मोमेंटली, अच्छा जो मैं बोल रहा था कि हम लोग लास्ट में इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन पढ़ेंगे, वो वही वाला ये है। बल्कि ज़्यादा अच्छा है कि इस पर खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और चांसेस बहुत ज़्यादा है जब कोई चीज़ रोल करे ना ऐसे, हालांकि हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे, इसके अबाउट पूरे को घूमता हुआ मान लो ऐसे। अब कोई कहे इसका पॉइंट बताओ तो ऐसे जोड़ लो, कोई कहेगा इसका स्पीड बताओ तो ऐसे जोड़ लो, कोई कहेगा इसका तो ऐसे जोड़ लो, कोई कहेगा इसका तो इसको जोड़ लो क्योंकि ये रेस्ट में है, कोई कहेगा इसका बताइए तो इसको जोड़ लो, कोई कहेगा इसका बताइए तो इसको जोड़ लो, कोई कहेगा इसका बताइए इसे जोड़ लो। अब क्या करो मालूम है? जोड़ के परपेंडिकुलर लाइन ऐसे खींच के कहो वेलोसिटी है। क्या कहो? वेलोसिटी। ऐसे जोड़ के कहो वेलोसिटी है। समझ में आ रहा है क्या? और वेलोसिटी जानते हो कितना है? वो आर ओमेगा है। और आर क्या है? डिस्क का रेडियस नहीं है, दूरी है। क्या है? आर दूरी है। और ओमेगा वही वाला है जो है उसका, जो डिस्क का ओमेगा है वही ओमेगा है। ओमेगा आर ओमेगा इंटू आर, ओमेगा सबके लिए सेम है। आर दूरी अपना निकाल लो। तो अब आप लोगों को समझ में आया कि इसका 2 गुना वेलोसिटी क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि ओमेगा इंटू 2r होता है ना। वो कितना होता है? ओमेगा इंटू 2r। तो अब आप लोगों को लग गया होगा कि v स्पीड कितनों की है। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? v स्पीड कितनों की है? और इसके अंदर वाले की, इन सब की v से कम है, और इन सब की v से। अब मैं कह दूं कि n1 पॉइंट्स का, ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं ना, n1 पॉइंट्स की वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से, स्पीड से ज़्यादा है ना। n1 पॉइंट्स का स्पीड, n1 पॉइंट्स का स्पीड सेंटर ऑफ मास की स्पीड से ज़्यादा है, और n2 पॉइंट का कम है। तो ऑप्शन दे दो कि n1 ग्रेटर देन n2, n1 लेस देन n2, n1 इक्वल्स टू n2 कैन नॉट से n1 ग्रेटर देन n2, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स होंगे तो उनका ज़्यादा होगा। अब ये मत करना कि सर ऊपर वाला भी इनफाइनाइट है, नीचे वाला भी, वी कैन नॉट कंपेयर। ये नहीं करना है, मतलब ऐसे कैसे में बताना होता है, क्योंकि हम लोग फिर नंबर ऑफ एटम को फाइनाइट मान लेंगे ना, फिर एटम से ही बात करेंगे ना यार। अब खाली जगह तो स्पीड नहीं बात करेंगे, खाली जगह कहेंगे इसका स्पीड बताइए, इसका कौन सा स्पीड होता है यार? भाई किसी चीज़ का स्पीड होता होगा ना, तो एटम्स को मानेंगे। वो हम लोग जो कंपैरिजन करते हैं ये तो थ्योरेटिकली कहते हैं ना। वो कोई कहेगा कि इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हाउ मच, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट? नॉट डिफाइंड। अच्छा मैं कहता हूँ कि मे बी इनफाइनाइट, इज इट राइट? सही है। प्लस माइनस इनफाइनाइट, जीरो, जीरो, मे बी जीरो, मे बी 1/2, मे बी माइनस 100। जान गए क्या यार तुम लोग? लग रहा मैं ही बताया हूँ क्या? मैं ही बताया ना? नहीं बताया। चलो एक तो ये हो गया जिसको हम लोग अब कहीं पे भी लिख पाएंगे, है ना। अच्छा ये वाला समझ में आएगा कैसे लिखेंगे ना। कोई मान लीजिए कोई चीज़ ऐसे घूमते हुए चल रही ना, ऐसे 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 घूमते हुए चल रही है। स्फीयर मान लीजिए ऐसे घूम रहा है, मतलब घूमना ऐसे चाहिए,
ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब ऐसे चला रहा हूँ, ऐसे घुमा रहा हूँ ना। कहूँगा इसके अबाउट बताइए एंगुलर मोमेंटम, तो क्या करोगे भाई? सेंटर ऑफ मास के अबाउट तो ऐसे घूम रहा है, तो ये ऐसे वाला लिख लेंगे, और फिर इसके अबाउट तो ऐसे वाला लिख लेंगे, तो जोड़ लेंगे, आई जे लिख लेंगे। क्वेश्चन लिखो, चलो क्वेश्चन लिखो। A particle of mass m, a particle of mass m a particle of mass m is projected with speed u at angle theta with horizontal. A particle of mass m is projected with speed u at angle theta with horizontal. Find angular momentum about point of projection. Find angular momentum about point of projection. Find angular momentum about point of projection. पहला पार्ट लिखो। At its highest point, at its highest point, या when it is at highest point ना, मतलब छोटे में कर दिया था मैं, at its highest point। दूसरा as a function of time, as a function of time। तीसरा as a function of height h, as a function of height h। when its speed is v u by 2, u दिया था, क्या दिया था? when its speed is u by 2, when its speed is u by 2, करो। इसके लिए क्या सोचोगे? जो मैं आज पढ़ा रहा था उसमें क्या, कौन सा वाला पार्ट करोगे? ये जो आज तो मैं ट्रांसलेशनल विथ रोटेशन लिखवाया था ना, तो ये कौन सा वाला है? ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल है ये। ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल केवल कब सोचोगे? जब बल्कि बॉडी होगा ना यार, पॉइंट मास होगा तब थोड़ी सोचना है, तब तो एमवीडी ना। तो जब भी पॉइंट मास होगा तो एमवीडी, और जब भी यदि बल्क बॉडी होगा केवल ट्रांसलेट करेगा तो एमवीडी। फिर से सुन लो, ट्रांसलेट के देखो, ये पॉइंट मास नहीं है ना, लेकिन ये देखो ट्रांसलेशन है, देखो देखो ये भी ट्रांसलेशन है, देखो देखो ये भी ट्रांसलेशन, देखो कैसे मालूम है ट्रांसलेशनल है? सेंटर मास के अबाउट रोटेट नहीं कर रहा है। और छोटा बताओ क्या बोलोगे? इसका ओरिएंटेशन नहीं बदल रहा है। कहाँ ओरिएंटेशन कहाँ बदल रहा है इसका यार? ओरिएंटेशन समझते हो ना, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जब भी यदि बड़ी बॉडी हो, ध्यान से सुन लो, यदि बड़ी बॉडी हो, कोई ब्लॉक है और केवल ट्रांसलेट कर रहा है, तब भी तुम क्या करोगे? एम वी डी। वी किसका? सेंटर ऑफ मास का। दूरी किसका? सेंटर ऑफ मास का। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसा ना करना कि पता चला कि क्योंकि सबका वी ही है तो डी कुछ भी ले लिए, ये नहीं करना है। कौन सा दूरी लोगे? सेंटर ऑफ मास का लोगे। तो पॉइंट मास रहेगा तो एम वी डी। यदि केवल ट्रांसलेशनल, यदि पॉइंट मास न रहे, बल्क बॉडी रहे, डायमेंशनल बॉडी रहे, अब केवल ट्रांसलेट करे तो तब भी एमवीडी। बल्कि कैसे याद करो? एमवीसीएम डीसीएम ना। एमवीसीएम मतलब सीएम वाला, और डीसीएम मतलब सेंटर ऑफ मास की दूरी ना, परपेंडिकुलर। तो चलिए, तो हमको लगे अब तो आइडिया लगे गया होगा क्या करना। करिए, जल्दी करिए।
दोनों को, दो को लिख के तभी जोड़ोगे जब ट्रांसलेशनल विथ रोटेशनल बल्क बॉडी करे। कर लिए? हो गया होगा कि नहीं? नहीं हुआ? अच्छा, आप लोग एक चीज़ नोटिस किए कि जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं तो हम लोग बस यही पढ़ते हैं कि कितना दूर गिरेगा, कितना हाइट तक जाएगा, क्या हो रहा है ना। लेकिन जब हम सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं तो उसमें फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर की भी बात करते हैं, एनर्जी पढ़ते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं, पावर डिलीवर्ड बाय mg वेट भी कहते हैं। फिर अब देखो रोटेशनल, मतलब सब में क्वेश्चन तो सेम रहता है, पूछने अलग अलग लगते हैं। भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ी पढ़े थे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बताइए वहाँ का, टॉप का या कहीं का। तो आप देखिए रोटेशनल पढ़ रहे हैं तो क्या पूछ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन वही है जो प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़े हो, वही हो रहा है। बस कह रहे हैं एंगुलर मोमेंटम बताओ। बताओ हाँ, पहला वाला ना, हाईएस्ट पॉइंट वाला ना। कोई कह रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट बताइए ना, कोई कह रहा है हाईएस्ट पॉइंट में बताइए। तो बताओ यहाँ पे स्पीड कितनी है? ऐसी ही स्पीड होगी? कितनी होगी? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये वाला है u cos थीटा और इधर वाला है u sin थीटा। तो यहाँ पे केवल हाईएस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वाला 0 जाता है, यही बचता है। और क्योंकि इसी के अबाउट बताना है, ये बहुत ज़रूरी है। अब लोग पढ़िए, मैं अबाउट बताया हूँ, नहीं बताता तो फिर गलत क्वेश्चन है। हो सकता है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप ले लें कि उसी के अबाउट बताना है जहाँ से फेंके हैं बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन बहुत सारे कहीं भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं लिया आता है। फिर भी हो सकता है कि कोई दे ही दे कि हाँ, ये मान के चल रहे हैं कि आप ये जानते होंगे ऐसे ही ना। तो इसके अबाउट हालांकि मैं तो दिया हूँ, तो ये रहा, तब ठीक है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही ना, यदि इसको वेलोसिटी ऐसे है तो लाइन ऑफ वेलोसिटी तो ऐसे खींचोगे, तो ये आपको नहीं लग रहा है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस उतना ही है जितना हाइट है ये? हाँ, तो मैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ कैसे बताऊंगा? बताओ। कहूँगा mvd, तो देखो mvd ना, तो क्या लिखूंगा? कहूँगा कि v की जगह क्या लिखूंगा? u cos थीटा, और d की जगह क्या लिखूंगा? ये हाइट ना, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो कितना हो जाएगा ये? mu क्यूब साइन स्क्वायर थीटा बाई इंटू कॉस थीटा भी डिवाइडेड बाई 2g। ठीक है, ये लेकिन मैं चाहता हूं कि क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी बताया जाए कि अच्छा ये देखो, मैं क्या एक्स वाई मैं अपने से माना हूँ, हो सकता है वो दे फोटो बना के ना। तो यदि मैं हम लोग ऐसे कहें, बल्कि अच्छा स्टेटमेंट दे दे बच्चे, तो स्टेटमेंट से और घबराने लगते हैं, क्योंकि पढ़े तो वो तो बस ऐसी इसी तरह का पढ़े रहते हैं, याद कितने तो याद कर रट लेते हैं सब। तो मान लो ये वैल्यू दे के कह दे कि इनटू द प्लेन ऑफ द कॉपी, है ना, प्लेन ऑफ द बोर्ड, प्लेन ऑफ द कॉपी, ऐसे ना फोटो बना दे, कहते इनटू द प्लेन ऑफ द कॉपी पेपर,
outward the paper, along in the plane of the paper, cannot say. तो करें, देखें ये ऐसे वेलोसिटी है तो यहाँ पे आ जाते हैं, और इसके बाद बताना है तो ऐसे वेलोसिटी है ना, तो ऐसे ही करेंगे ना भाई, इसी के बाद ना सोचना है तुम्हें, सेंटर सर्कल बनाना है तो बताओ कैसे होगा, इसके बाद ना ऐसे अंदर ना, ठीक है अंदर। यदि तुम चाहते हो कि नहीं हमें वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो देखो वेक्टर फॉर्म माइनस के ना, ये देखो माइनस के, बहुत होगा तो माइनस यहाँ दिखाओगे और क्या करोगे भाई, वो जो माइनस वहां लिखा हूं वहां लिख दो, तो ये है। अच्छा ये पूछा जाए आपसे कि फाइनली बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, है ना, ये फाइनल मोमेंटम बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, तो बता दोगे एंगुलर मोमेंटम यहाँ वाला भी कैसे, ये भी थीटा ही होता है क्या, और फिर ऐसे ना, ऐसे, तो फिर या तो तुम्हारे ऊपर है या तो आपके पास दो, अच्छा पता है कि आप लोगों के पास जब इस तरह की बातें हो तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप ऐसे करके सही में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लीजिए ये वाला, या फिर इसको तोड़ लीजिए, कहिए कुछ इधर है और कुछ इधर है ना, तो आप कहिए कि जो इधर वाला है उसका तो जीरो हो रहा होगा, तो ये तो यहीं से पास करेगा, और इधर वाले को ऐसे कर लीजिएगा, ऐसे भाई, इसके अबाउट बताना, सर्कल बनाओगे ना, उस डायरेक्शन से सर्कल बनाओगे तो कहोगे अंदर है, तो कितना होगा एम और ये वाला कौन सा पार्ट होगा, ये u साइन थीटा, क्योंकि ये तो u ही रहता है, ये थीटा होता है, ये u cos थीटा, तो u cos थीटा वाला जीरो, क्यों जीरो है, तो ये वाला लिखे, तो क्या करेंगे एम यू साइन थीटा इंटू आर ना, आर तो जानते ही हो, ठीक है, तो हो गया ऐसे भी। तो हम लोग के पास दो ऑप्शन है, तो जो लोग इसको ऐसे करके थोड़ा लंबा ऐसे कुछ किए होंगे तो आंसर तो वही आएगा, पर लंबा हो जाएगा आपका, कुल ढेर ड्रामा हो जाएगा ना यार, परपेंडिकुलर ने थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या है, हालांकि हमको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमको लग रहा है कि जब ऐसे लाइन खींचेंगे ना ऐसे, तो सही में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा क्या यार, मान लो 90 डिग्री है और ये आर जानते ही हैं और ये थीटा है, तो कितना लंबा है, आर साइन थीटा है क्या ये, हाँ, अच्छा देखो लग यहीं से लग रहा होगा, देखो एम यू ना इंटू आर साइन थीटा, लिख के दिखाता हूं आपको, एम यू और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कितना है 90 है ना ये, तो ये आर है, ये थीटा है, तो ये लंबाई कितनी है, ये आर साइन थीटा है, तो एम यू आर साइन थीटा। जब तुम ये कर रहे थे तो तुमने यहाँ क्या कर रहे थे, तुम कर रहे थे कि साइन थीटा यहाँ नहीं रहेगा यहाँ रहेगा ना, यही तो किए थे, तो देखो अच्छा लग रहा होगा जान के, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है कि जब तुम वहाँ तोड़े थे तो तुम यही कहते ना कि आर, तुम कहते कि आर हम पूरा लेंगे, यू का कंपोनेंट लेंगे, और यहाँ पे हम क्या किए थे, ये वाला यहाँ पे कहते यू पूरा ले लेंगे हम, और यहाँ पे आर का कंपोनेंट इसलिए थे ना एंगुलर मोमेंटम में। अच्छा एक चीज़ और बता दें, कई बार हम लोग थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, एंगुलर मोमेंटम में तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी में नहीं होता ये, एंगुलर वेलोसिटी में गड़बड़ हो जाता है, ये एंगुलर मोमेंटम में डी मल्टीप्लाई होता है ना, ठीक हो जाता है। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे जब यहाँ पहुँचा है तो एंगुलर मोमेंटम बताइए और एंगुलर वेलोसिटी बताइए, एंगुलर मोमेंटम में v को रहने दीजिए, आप r को तोड़ लीजिए, चाहे परपेंडिकुलर, या r को रहने दीजिए, v को तोड़ लीजिए, ये कहीं भी करेंगे सही होगा, गॉट इट। लेकिन यदि आप ये एंगुलर वेलोसिटी में कहेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी में आपको v को ही तोड़ के और दूरी डिवाइड करना होगा, क्योंकि उसमें डिवीजन है ना यार, मल्टीप्लाई में कैंसिल हो जाता है, इसलिए सही हो जाता है। तो यदि मैं कहूँ कि इस मोमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी बताइए, यदि आप
यदि आप कहें कि हम पूरा पूरा यही रहने देंगे और ये डिवाइड करेंगे, ये सही नहीं है। आपको ये तोड़ के और ये आर डिवाइड करना होगा। तो मैं कहूँ एंगुलर वेलोसिटी बताओ, तो क्या करोगे? देखो मैं बताता हूँ, एंगुलर वेलोसिटी बताओ यहाँ पे u sin थीटा बाई आर, ये आंसर है। बल्कि लिख लो, इस मोमेंट पे एंगुलर वेलोसिटी है ये। ओ के अबाउट, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ओ, और आर रख लीजिएगा। और वो लिख के देखो गलत हो जाएगा वो वाला, वहाँ पे जो वह हाँ गड़बड़ हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब आप आज हम लोग ये भी सीखे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम में तो हम लोग कुछ भी तोड़ लेंगे, टॉर्क में भी हम लोग ऐसे कर लेते हैं, लेकिन आप एंगुलर वेलोसिटी में नहीं कर सकते आप। तो टाइम वाला निकाले आप लोग, टाइम वाला हम लोग टाइम वाला ये किए होगे ना कि भाई कोई टाइम है ये, तो ये वेलोसिटी है ना। अच्छा, क्रॉस चेक कैसे करना चाहिए मालूम है? क्रॉस चेक में किसी टाइम पर आपको नहीं लगता है कि इसके अबाउट जो नेट आना चाहिए, इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनना, आपको नहीं लग रहा कि जो ऐसे देखने पे जो नेट आना चाहिए वो माइनस के ही आना चाहिए? नहीं लग रहा? देखो जब यहाँ पे है तो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे तो ऐसे ही बनाओगे, ऐसे बनाओगे तो माइनस के आएगा। तो इसका मतलब लग रहा है कि कहीं भी एंगुलर मोमेंटम लिखा जाए तो माइनस के ही आएगा। यदि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के अबाउट किसी भी मोमेंट पे नेट जो आएगा वो क्या आएगा? माइनस के। तुम सोच के देख लो, किसी भी मोमेंट पर प्लस के तो नहीं आएगा, और के प्लस के माइनस के। तो यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर दो कंपोनेंट है ना, यहाँ पर, इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? फिर से मैं कहूँगा कि दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कैसे? ध्यान सुनना। यदि मैं कहूँ कि यहाँ पे कुछ वेलोसिटी है जो हम लोग निकाल भी सकते हैं, ये आपको पता ही है कि ये u cos थीटा होता है, और ये वाला भी जानते ही हैं कि u sin थीटा माइनस gt होता है, सही है ना? तो बताओ कैसे कैसे करेंगे? देखो u cos थीटा वाला कह रहा है कि कैसा होना चाहिए? माइनस। देखो आज देखो u sin थीटा वाला देखो प्लस दे रहा है। यदि मैं ऐसे नहीं देखा होता पीछे करके, अब मैं कहता नेट बताओ प्लस की माइनस, तो सपना देख रहे हो? कैसे बताते? मतलब मैं ही कर रहा हूँ कि ये वाला लिख सकते हो ना, बड़ा कुल ड्रामा हो जाएगा, बड़ा लंबा एक्सप्रेशन आएगा इसका, कुल जीटी उटी भी तो आ जाएगा उसमें। तो मैं कहूँगा कि ये वाला इसको पीछे कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये कैसा दे रहा है बताओ? ये वाला प्लस दे रहा है, ये वाला कैसा दे रहा है? इसके अबाउट देखो माइनस दे रहा है ये। तो अब नहीं समझ में आ रहा ना कि प्लस माइनस। मैं तो कहता पहले लिख तो लो, पहले लिखो, एंगुलर मोमेंटम लिखो तो बता रहा हूँ मैं। पहले एंगुलर मोमेंटम तो लिख लो टी टाइम पे। अच्छा, कौन सा आसान है? क्या पीछे एक्सटेंड करके लाइन ऑफ वेलोसिटी पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख दिया जाए और इसको ऐसे ही रहने दिया जाए कि ये अलग अलग वाला ज़्यादा अच्छा है? अलग अलग वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो करने में तो लग रहा है कि बिल्कुल ढेर ड्रामा होगा। क्या बिल्कुल एंगल वंगल निकाल, ये डिस्टेंस से निकालना, पहले तो ये भी इसको भी तो निकालना, अंडरवुड हो जाएगा ये नेट वाला। तो अलग अलग लिख लो, ज़्यादा अच्छा। लिखो जल्दी से, अलग अलग लिख लो। अच्छा, केवल लिखते रहना है, हमको नहीं लगता कि कहीं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वैल्यूज़ आपको याद होने चाहिए। लिखूँ मैं? चलो देखो लिख रहा हूँ। देखो कैसे लिखना चाहिए। देखो मैं सीधा पूरा वैल्यू लिखने जा रहा हूँ। देखो कौन सा वाला पहले पसंद करेंगे आप लोग? ये वाला पहले कि ये वाला पहले? हॉरिजॉन्टल वाला? चलिए ये वाला लिख रहा हूँ ना, ऐसे वाला। माइनस ना, माइनस बाद में करेंगे ना। ये देखो तो MVD ना, MV
वी ठीक है, हाँ। और हाइट तो ये वाला, इससे सोचोगे ना तो क्या कहोगे, u साइन थीटा t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। हाइट यार, तुम्हें यही वाला ना हाइट चाहिए, तो वाला सोच के लिखो। m, देखो m v d ना, तो क्या लिखूं, u साइन थीटा माइन t u t माइनस हाफ। क्या ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? और ये भी तो देखो, ऐसे जब कर रहे थे तो माइनस के भी तो, ये माइनस के वाला समझ में आ रहा है तुम लोगों को? माइनस के भी ना। अब पता है बच्चों के साथ जल्दी में क्या होता है, जब ये पूरा देखते हैं तो यहाँ पे ये वाला छोड़ के देख रहे होते हैं, और फिर कुछ जोड़ जा देते हैं, गड़बड़ा जाता है। चलो अब ये वाला लिखे, ये वाला तो प्लस ना, क्योंकि यहाँ पे देखना है ना ऐसे, और सेंटर ये है तो ऐसे सोचे ना, तो लिखता हूँ। तो क्या, कैसे लिखें, प्लस बाहर। क्या लिखूं बताओ, एम वी डी, एम वी कितना, u साइन थीटा माइनस जी टी। क्या ये v समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये तो एम वी है ना, d भी तो ये दूरी कितनी है, u cos थीटा इंटू टी, u cos थीटा इंटू टी। पर इतना ही नहीं लिखना है ना, प्लस के ना। एक काम करो, याद करके उसमें से इसको माइनस करो, याद करके। अच्छा है, कोई भी देखो, हो सकता है इसमें से ये तो हमको अच्छा इसी को मैं करता कि पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा है। कैलकुलेट करोगे, मेहनत करोगे, तब पता चलेगा क्या हो रहा है। जानते हो नेट कितना आएगा, माइनस आएगा। कैसे मालूम चला माइनस आएगा? क्योंकि पहले से सोचे थे ना हम लोग, तो अब करके देखो माइनस आएगा। जो इसको सॉल्व करो, थोड़ा मेहनत करो, कैलकुलेट करो। मैं आपको हेल्प कर दूं, टी वाला ना इसमें मल्टीप्लाई कर लो, इसमें ना ये टी वाला ना अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो काफ़ी कुछ आसान तुम्हें दिखने लगेगा जैसे सब कुछ अब सिमिलर हो गया, कॉमन वॉमन हो जाएगा, अब कुल जोड़ घटा के सही हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। करो, टी वाला अंदर मल्टीप्लाई कर दो ना, तो काफ़ी एक्सप्रेशन सिमिलर टाइप का दिखने लगेगा। फिर नंबर वाला गेम बच जाएगा कि कहाँ पे क्या कैंसिल होगा, क्या ऐसे होगा, है ना। दिख रहा है, कुछ आसान लग रहा है। टी मल्टीप्लाई करने के बाद हमको लग रहा है कि माइनस माइनस प्लस, और वहाँ पे यहाँ पे हाफ है, वहाँ पे हाफ नहीं है ना, और यहाँ पे तो एक ठो माइनस। अच्छा, एक ठो तो पूरा ही कैंसिल हो जा रहा है, कॉस थीटा साइन थीटा वाला है, वो तो पूरा ही कैंसिल हो गया। बचा कितना, जल्दी से बताओ, अच्छा लग रहा है, रिजल्ट अच्छा आएगा। माइनस हाफ एम यू, अरे क्यूब यू भी बताओ, यू कॉमन नहीं आ रहा है, यू कॉस थीटा, हाँ जी टी स्क्वायर, बस इतना ही। तो देखिए, हम लोग जो शुरू में सोचे थे कि माइनस आना चाहिए, वो माइनस आ चुका है। ऐसे सोचने में जब हम लोग अलग अलग ऐसे सोच रहे थे तब तो नहीं हो रहा था। तो इसका मतलब, अच्छा ये नोटिस किए कि माइनस के आएगा कि प्लस के आएगा। जब हम लोग ऐसे सोचे तो ज़्यादा आसान था, और जब लिखना था तो ऐसे सोचे तो ज़्यादा आसान था। मतलब आपको कभी भी ऐसे नहीं कर सकते कि हम एक ही वाला सोचेंगे, ज़्यादा नहीं सोचेंगे। तो ज़्यादा नहीं सोचेंगे तो एडवांस नहीं निकलेगा। कम सोचोगे तो मतलब ज़्यादा सोचना ही पड़ेगा, कम सोचोगे तो गड़बड़ हो जाएगा आपका। फिर अब देखता हूँ अंतिम बात आज के लिए कि आप लोग ये बताइए कि मैं कहूँ थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द प्रोजेक्शन, थ्रू आउट द मोशन, व्हाट इज एवरेज टॉर्क अप्लाइड बाय ग्रेविटी? बता सकते हैं आप लोग? लिखो ऐसे, उसी में लिखो केस ना, केस स्टडी है इसका, केस स्टडी लिखो, केस, क्वेश्चन नहीं है, केस है इसी में ना। एवरेज टॉर्क अप्लाइड बाय ग्रेविटी, एवरेज टॉर्क अप्लाइड बाय ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन।
एवरेज टॉर्क अप्लाइड बाय ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन, बताइए। अच्छा बाकी सब कर लोगे ना, हाइट वेट वाला कैलकुलेशन ही लंबा होगा, बाकी सब तो अब तो पता चली गई होगा, है ना। एवरेज टॉर्क अप्लाइड बाय ग्रेविटी थ्रू आउट द मोशन, बताइए। यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, क्यों? हाँ सही है। एवरेज टॉर्क, अच्छा पहले तो सोचने में तो कितना कितना गड़बड़ लग रहा था, देखो लग रहा था कि अच्छा इससे पहले कि डिस्कस करें डिटेल में इसको, पहले ये बताओ कि एंगुलर मोमेंटम शुरू में कितना था? जीरो। शुरू में प्रोजेक्शन के टाइम में कितना था? जीरो। कैसे मान लो जीरो था? क्योंकि जो एमवी था वहीं से पास कर रहा था, इसी के अबाउट बताना था ना, तो लाइन तो वहीं से पास किए हो, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ोगे वैसे वैसे ये बदलता चला गया है। क्वेश्चन ये है कि क्या ये बढ़ता चला गया है? मतलब लग रहा है जैसे एक मल्टीपल चॉइस का बड़ा क्वेश्चन है। क्या इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता चला गया है? एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ऑलवेज इंक्रीजिंग, जीरो से एंगुलर मोमेंटम बढ़ता चला गया है ये? हाँ? नहीं कह सकते कि पता नहीं चल रहा है। इससे थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है क्या? इससे कम ज़्यादा हो रहा होगा, इससे डिस्टर्ब हो रहा है। जब ये सोचना पड़े ना कि एंगुलर मोमेंटम लगातार उसका क्या हो रहा है, तो मैं सोचता हूँ ना, कहा था ना कि अलग अलग तरीके से सोचना होगा। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए, एवरेज टॉर्क निकले अलग अलग, तो मैं सोचता हूँ। मैं देख रहा था कि जब ये फेंक दिया गया था तो शुरू में तो एंगुलर मोमेंटम जीरो था, क्योंकि यहीं से एमवी पास कर रहा था। लेकिन जब यहाँ पे था ना, जब यहाँ पे था तो अब तो एंगुलर मोमेंटम है। ये जो mg था ना, वो वही एंगुलर मोमेंटम को बढ़ा रहा था। लेकिन जब यहाँ पे देखो, यहाँ mg, यहाँ mg, यहाँ mg, यहाँ mg, यहाँ mg, लगातार mg लग रहा था, और जो mg का टॉर्क था वो लगातार बढ़ता भी जा रहा था। लेकिन सेंस देखो टॉर्क का अंदर, आपको पता है कि माइनस क्यों आया था? इसी कारण, क्योंकि टॉर्क रियली में माइनस के ही था। माइनस के टॉर्क दिख रहा है आप लोगों को? और जब टॉर्क माइनस के था, पूरे में ही टॉर्क माइनस के था, इसका आंसर है सही में मैग्नीट्यूड उसका लगातार बढ़ रहा था। क्योंकि डायरेक्शन तो सेम ही है, तो मैग्नीट्यूड ही ना बढ़ाओगे, और क्या बढ़ाओगे? पर पता नहीं चल रहा था। तो इसका मतलब जो एक्सप्रेशन हम लोग ये लिख रहे थे, हमको लग रहा है कि यहाँ से देखेंगे तो लगेगा भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। देख लो, ये तो दिख तो रहा है। अच्छा पॉइंट है ये। थीटा तो कांस्टेंट ही है, देख लो कैसे बढ़ रहा है ये, है ना, एंगुलर मोमेंटम। अब हमारे पास दूसरा, यदि कोई कहता है एवरेज टॉर्क बताए। अच्छा ये वाला समझ में आया आप लोगों को? जो सोचे थे उसके अनुसार भी बढ़ता हुआ लग रहा है, जो निकाल चुके हैं उससे भी बढ़ता हुआ है, क्योंकि ये थीटा बदलता हुआ नहीं है, शुरू वाला कांस्टेंट है। कई बच्चों को ये भी नहीं लगता है, वो सब सोचते हैं कि ये थीटा है। अरे ये थीटा नहीं, जो दिया है वही था भाई, ये कांस्टेंट वाला सेम वाला है, बदलता हुआ केवल टी है। तो बताओ, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, साइन की बात ना करें, तो बताओ बढ़ रहा है कि नहीं एंगुलर मोमेंटम? लगातार बढ़ रहा है। एक तो ये पॉइंट है। और दूसरा कैसे सोच सकते थे? मान लो ऐसे नहीं, ये तो तब पता चला जब निकाले हैं। निकालने में कितना मशक्कत करना पड़ा, नहीं देख रहे हो? मान लो ये नहीं किया तो कैसे पता चलता? तो कैसे सोचते mg वाले से? तो बताओ mg टॉर्क हमेशा बढ़ा रहा है कि नहीं? सेम सेंस में टॉर्क लगा रहा है कि नहीं? टॉर्क का डायरेक्शन हमेशा किधर की तरफ है? mg का। हाँ तो ठीक है, तो वो उधर ही बढ़ा रहा होगा, सिंपल। ये भी ना। अब आई बात एवरेज टॉर्क। तो एवरेज टॉर्क के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। एवरेज टॉर्क के लिए एंगुलर मोमेंटम चेंज, तो ये ऐसे है,
तो या तो इसमें टाइम रख के फाइनल एंगुलर मोमेंटम, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम निकाल लें और फिर कर लें। इससे ज़्यादा अच्छा है कि जब फाइनल निकालना है तो इससे क्यों निकालें हम। ये तो हम जानते थे कि यहाँ पे फाइनल एंगुलर मोमेंटम है। कोई हमसे पूछेगा एवरेज टॉर्क बताइए, पहले तो ये सेंस है कि क्यों एवरेज पूछा जा रहा है, क्या वो दिक्कत है। सीधा टॉर्क है किसका, आसानी से क्यों नहीं आ रहा है। ये देखो ना, mg तो कांस्टेंट है, मतलब ट्रांसलेशनल रोटेशनल से कितना किस तरह अलग है, इंडिपेंडेंट है और किसी से किसी का लेना देना नहीं है। बल्कि ये भी स्टेटमेंट जान लो, ट्रांसलेशनल पूरा अलग हिसाब किताब एक ही मोशन के लिए और रोटेशनल अलग। मैं कहूँगा कि इसी क्वेश्चन में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सही है। इसी क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट है, सही है, पर टॉर्क कांस्टेंट नहीं। फोर्स कांस्टेंट है पर टॉर्क कांस्टेंट क्यों नहीं। टॉर्क कांस्टेंट है क्योंकि mg तो कांस्टेंट है पर दूरी बढ़ता जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। लगातार टॉर्क का मैग्नीट्यूड इंक्रीजिंग है, लगातार टॉर्क का मैग्नीट्यूड अब फ्रॉम जीरो वैल्यू है। वाई फ्रॉम जीरो वैल्यू, क्योंकि शुरू में mg वहीं से पास किया होगा तो जीरो रहा होगा और लगातार बढ़ता जा रहा है ना। तो क्योंकि टॉर्क बदलता हुआ है तब तो एवरेज टॉर्क बात हो सकती है, तो किया जाए। और एवरेज टॉर्क का फार्मूला कहीं भी केवल एक ही होता है, मात्र एक फार्मूला है एवरेज टॉर्क का, जानते हो क्या है, डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। ठीक वैसे ही है जैसे एवरेज फोर्स का मात्र एक फार्मूला है डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी करें तब, तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी का मतलब हुआ कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम तो जानते ही हैं, डेल्टा टी कम महत्वपूर्ण होता है, वो तो टाइम टेकन होता है, टाइम ऑफ मोशन होता है ना। तो बताओ फाइनल टॉर्क कितना। फाइनल टॉर्क लिखे थे ना हम लोग यार, फाइनल टॉर्क लिख लोगे यही वाला, इनिशियल टॉर्क जीरो और टाइम ऑफ मोशन तो जानते ही हो, तो रख लेना आंसर, एवरेज टॉर्क है। जल्दी से करके बताओ यहाँ पर फाइनल टॉर्क कितना है बताओ तो लिख दूं मैं। ये वाला तो आर की जगह क्या लिख दें, नहीं वो साइन 2 थीटा साइन थीटा ऐसे रहने देते ना, एम यू क्यूब यू स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन थीटा हाँ बाई जी, सही है, माइनस जीरो डिवाइडेड बाई, अच्छा ये माइनस के साथ में के ना, ये लिख लेना, मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। जैसे मान लो माइनस है, ये के है और फिर ये टाइम कितना होता है यार इसका, 2u साइन थीटा बाई जी। आंसर आ गया क्या, हमको लग रहा है साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा क्या, कितना आएगा यार एवरेज टॉर्क, देखें एवरेज टॉर्क कितना आया बताओ, माइनस एम यू स्क्वायर बाई 2 ऊपर साइन 2 थीटा। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है यार, और यहाँ पे के लिख लेता हूँ। 18 साल में पहली बार बता भी रहा हूँ मैं ये वाला एवरेज टॉर्क नहीं बताया, एवरेज टॉर्क बताया हाँ। तो अच्छा कई बातें किस तरह की बात हो सकती है, किसी और प्लैनेट पर ऐसे ही फेंका जाए तो एवरेज टॉर्क बदलेगा नहीं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जी नहीं आया ना। अब सोचो कि यदि न निकाले होते तो आपको नहीं लगता कि बदलेगा। बहुत सारी बातें हमें कैलकुलेट करके लास्ट में पता चलती हैं। मतलब मैं ये कहूँ कि साइन 2 थीटा, तो इसमें लग रहा है कि अलग अलग एंगल पे फेंक के भी बात हो सकती है, नहीं साइन 2 थीटा, यदि इसका मतलब यही हुआ ना कि u स्पीड से फेंका जाए 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे, 30 डिग्री पे और 60 डिग्री पे फेंका जाए
तो एवरेज टॉर्क दोनों पर सेम लगेगा थ्रू आउट द मोशन, नहीं? क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे साइन 2 थीटा टर्म है ना, इसलिए तो दोनों का निकालेंगे तो टॉर्क सेम लगेगा। आज के लिए ओवर करते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो आज मैं पढ़ाया था उसको कंक्लूड कर देते हैं। वो GIF लेके आया हूँ तुम लोग के लिए। यार कहाँ गया? कैसे कैंसिल होगा? कैंसिल कहाँ से होता है यार? हाँ, यहाँ से कैंसिल होता है। हाँ ये अच्छा, ये देखो जो मैं आपको रेडियस वाला याद दिला रहा था कि किस तरह से हम लोग सोचेंगे। ये जब किसी लाइन पे वेलोसिटी है तो इसको कैसे सर्कल मानेंगे, उसी मोमेंट पर वही है ना। इमेजिन कर पा रहे हैं? जिसको मैं बोल रहा था कि एक कोई मोमेंटम लेके ऐसे जा रहा है, तो थोड़ी देर के लिए हमें क्या मानना है? सर्कल, एक मोमेंट के लिए कि ऐसे घूमने की टेंडेंसी भले ही जा रहा है। तो एक तो वो पॉइंट है। जल्दी से ओवर हो जाएगा ना, अभी यहीं पे 2 मिनट रुके रहो, बता देता हूँ फिर। तो ये क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगला देखो, जो मैं आपको समझाया उसी को बस इसके थ्रू दिखा रहा हूँ आपको ना। फिर से वही है, जिसके अबाउट पाना होता है उसी के अबाउट सेंटर मानते हैं ना। मतलब ऐसे मोशन है तो कहते हैं ऊपर है, ऐसे मोशन है तो फिर उसी को सेंटर मान के कहते हैं नीचे है। और कौन सा यूज करते हैं? राइट हैंड। यदि लेफ्टी आप हैं तो माफी चाहूंगा मैं, आपके साथ ना इंसाफी हुई है। तो ये समझ में आ रहा है कि जो मैं समझा रहा था स्टैटिक स्टेट में, उसी को मैं डायनामिक स्टेट में बस दिखा रहा हूं। फिर से किसी भी मोमेंट पर जब कोई कैसा भी स्क्वायर क्लोज लूप हो, चाहे इलिप्टिकल हो, चाहे सर्कुलर हो, जो बाउंड्री है ना उसके अंदर कोई पॉइंट होगा तो बाहर होगा एंगुलर मोमेंटम हर मोमेंट पर। और यदि बाहर वाला कोई पॉइंट हुआ, ये वाला बाहर वाला कोई पॉइंट हुआ, ये वाला, तो फिर बदलेगा नहीं। दिखा दूं आपको। जैसे मान लीजिए इसके अबाउट ना, ये देखो वैसे अर्थ है ये, तो इसके अबाउट सन है ये, तो हर मोमेंट में देखो उसको सेंटर मान के बनाए। बाहर 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 हमेशा बाहर नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे बनाओ, यहाँ पर, यहाँ के लिए ना, ये कोई पॉइंट है ना, और इसी के लिए बनाते हैं ना। तो बाहर सही है, बाहर बाहर यहाँ तक बाहर, और फिर यहाँ पे जब वहाँ से पास करेगा तो यहाँ पे एक मोमेंट होगा ना, जब वहीं से पास करेगा तो 0 हो जाएगा। और उसके बाद ऐसे करना होगा तो बाहर इधर हो जाएगा, अंदर हो जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हैं आप? यहाँ पे जब पहुँचेगा ऐसे और पॉइंट यहाँ पे लिए हो, तो बताओ ये लाइन ऑफ वेलोसिटी वहीं से पास करेगा कि नहीं? तब तो 0 कहोगे ना। और जैसे ही यहाँ पे पहुँचेगा ऐसे ऐसे, तो जब वेलोसिटी ऐसे है, पॉइंट यहाँ पे, तो तब तो ऐसे बनाओगे ना यार, ऐसे ना, तो अंदर हो जाएगा वो। तो इसका मतलब अंदर और बाहर दोनों मिलेगा और 0 भी मिलेगा। तो किसका मतलब क्लोज लूप हो, कोई घूम रहा हो और अंदर पॉइंट कोई ले, तो सेम डायरेक्शन रहेगा, मैग्नीट्यूड बदल रहा होगा ऑब्वियसली। यदि अजीब अजीब सा दूरी होगा तो सर्कल होगा, तब तो मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है ना। मतलब सेंस ऑफ रोटेशन ये देखने का तरीका बता रहा हूँ, हालांकि मैं बता चुका हूँ। ये जो मैं आपको समझा रहा था कि अभी आपको मैं पॉइंट मास का बता रहा था, पार्टिकल का ना, MVD वाला बता रहा था मैं। जो 2-3 केस दिखाया वो क्या था? MVD वाला था। ये वाला केस केवल सेकेंड वाला सेक्शन है, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला, प्योर रोटेशन वाला, सेंटर ऑफ मास के अबाउट वाला, प्योर रोटेशन वाला। ये जो केतली है, ये देखो, ये जो कोई सेंटर ऑफ मास मान लो है तो उसके अबाउट घूम रहा है, ये भी, तो ये सेकेंड वाला टर्म है, ICM ओमेगा CM, राइट, ये वाला। लेकिन जब हम लोग, ये समझ में आ रहा है आप लोगों को? I ओमेगा लिखना है इसका, और उसका MVD लिखना था। और जब ये चलने लगे, घूमने लगे, ये प्योर रोटेशन है एक ही जगह, ये प्योर ट्रांसलेशन है, और दोनों का सम करते हैं इसका ना। तो दोनों का सम करेंगे, जो रिजल्टेंट है ये हो रहा है। यही वाला मैं करवाया था,
जो मैं आपको बताया था ना कि केवल ये घूम रहा होगा तो केवल क्या लिखोगे, आई ओमेगा, और केवल ऐसे चल रहा होगा तो क्या लिखोगे, MVD लिखोगे केवल। किसी के अबाउट, जैसे मान लो ये चल रहा है ना, जैसे ये देखो ये चल रहा है, ऐसे घूम नहीं रहा है, मैं कहूँगा इसके अबाउट, इसके किसी के अबाउट, तो मैं कहूँगी बताओ कितना एंगुलर मोमेंटम है। अच्छा मान लो ऐसे ऐसे केवल ट्रांसलेट कर रहा है ऐसे, अब मैं कहूँगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट बताओ कि कितना एंगुलर मोमेंटम है ऐसे, तो कितना एंगुलर मोमेंटम है, 0। अरे MVD तो लिखना है, अरे घूम कहाँ रहा था वो। तो जब कोई रिजिड बॉडी ना घूमे केवल चले तो कैसा मानना है, पॉइंट मास, और केवल MVD लिखना है। पार्टिकल है तो MVD लिखना है। तो MVD कब लिखना है, केवल MVD कब लिखोगे, यदि पार्टिकल है तो भी MVD सोचोगे, या फिर पार्टिकल नहीं, रिजिड बॉडी, डायमेंशनल बॉडी है तब, अब तो क्या हो, केवल ट्रांसलेशनल हो तो भी MVD। जैसे मान लो कोई सेंटर है, इसका MVD लिखोगे तो सही होगा कि नहीं, सही होगा, क्योंकि ट्रांसलेशनल है। इसका क्या है, इसका MVD लिखोगे तो सही होगा कि नहीं, नहीं सही होगा, ये MVD वाला नहीं है। क्लियर हो रहा है आप लोगों को, तो ध्यान रखोगे इसका। चलो ओके, थैंक यू।